अध्याय 11। नकदी संकट। वेस ने अपने जीवन का अब तक का सबसे बड़ा जुआ खेला। यदि वह जीत गया तो वे एक ताड़ीय मशीन का उत्पादन करने और उसे भारी लाभ के लिए बेचने में सक्षम होगा, जिससे वह अपने आसन ब्याज भुगतान को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन कमा सकेगा। सफलता एक तार पर नाच रही थी, और हर बार जब वेस लड़खड़ाया तो उसने पूरी योजना के ध्वस्त होने का जोखिम उठाया। सबसे पहले वेस को सीजर ऑगस्टस का आदी होने की आवश्यकता थी। सौभाग्य से एक वास्तविक ब्रह्मांड उत्पादन लाइसेंस को आयरन स्पिरिट की सेवा की शर्तों में एक आभासी लाइसेंस के रूप में भी गिना जाता है। गेम में मॉडल को संशोधित करने और बेचने में सक्षम होने के लिए उसे केवल गेम के समर्थन में लाइसेंस समझौते की एक प्रति भेजने की आवश्यकता थी। आज के मानक में अंतिम पीढ़ी के मेक के रूप में CMA को खेल में नस्टार मेक के रूप में गिना जाता है। इसका मतलब यह था कि केवल पुराने अधिक कुशल अधिकारियों के पास ही मशीन खरीदने की क्षमता थी। सीजर ऑगस्टस को अधिक कीमत पर बेचा जा सकता था, जिससे वेस को अपनी बिक्री से कुछ वास्तविक लाभ कमाने की इजाजत मिलती, अगर वे एक अच्छा संस्करण डिजाइन करता। आयरन स्पिरिट की स्तरीलिंग इस बात पर अंकुश लगाती हैं कि आप कितना अच्छा मैच खेल सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने खेल में कितनी अच्छी प्रगति की है। एक कांस्य लीगर के पास केवल सितारा मैच तक पहुंच थी। एक सिल्वर लीगर के पास स्टार और स्टार मैच तक पहुंच थी। हालांकि अगर वे कुछ मजा लेना चाहते थे तो वे अभी भी स्टार में के साथ खेल सकते थे। एक गोल्ड लीगर के पास सितारा और न सितारा मैच दोनों तक पहुंच थी। अधिकांश शक्तिशाली लोग जिन्होंने विमान संचालन में पेशेवर करियर नहीं बनाया, वे इस लीग में रह गए। जब कोई प्लैटिनम लीग या उससे आगे पहुंच जाता है तो उसे हर मशीन तक अप्रतिबंधित पहुंच मिल जाती है, यहां तक कि पौराणिक थर्ड सितारा मशीन तक भी। हालांकि स्तर जितना ऊंचा होगा, मशीन खरीदने की लागत उतनी ही अधिक होगी, और अगर यह कभी क्षतिग्रस्त हो जाए तो मरम्मत करना भी उतना ही महंगा होगा। अगर वे पूरी तरह से नष्ट हो गए तो उनकी मरम्मत के लिए शानदार उपकरणों को खेल के दौरान कई हफ्तों के समय की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह हुआ कि प्लैटिनम और डायमंड खिलाड़ियों की एक बड़ी संख्या अभी भी कभी कभार आसानी से सोना कमाने के उद्देश्य से मैच में न सितारा मेक ले जाती है। इसके परिणाम स्वरूप न सितारा में आयरन स्पिरिट में सबसे अधिक लाभदायक स्तरों में से एक बन गया। उच्च प्रदर्शन वाले मॉडलों ने विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया। हालांकि क्या वेस इस बाजार में प्रवेश कर पाएगा, यह अभी भी एक प्रश्न था, क्योंकि उसके पास सीजर ऑगस्टस के साथ परिचितता और विशेषज्ञता की कमी थी। यंग टाइगर्स प्रदर्शनी शुरू होने से पहले 45 दिनों के समय में वेस को CMA के स्टॉक मॉडल का एक व्यापक और यथार्थवादी नया स्वरूप तैयार करने की आवश्यकता थी। उसे अपने रीडिजाइन के लिए आवश्यक घटकों के वर्चुअल लाइसेंस खरीदने के लिए नए उपकौशल और क्रेडिट प्राप्त करने की आवश्यकता थी। इस बीच और भी अधिक क्रेडिट उत्पन्न करने के लिए उन्हें गेम में कई मेक डिजाइन जारी करने पड़े। अधिकांश धनराशि का उपयोग गेम में उपयोग किए गए घटकों के वास्तविक ब्रह्मांड उत्पादन लाइसेंस खरीदने के लिए किया जाएगा। यह बहुत जटिल लग रहा था, लेकिन वास्तव में वेस को वह बदलने की जरूरत नहीं थी जो वह अब तक कर रहा था। मूलतः वेस को केवल वेरिएंट डिजाइन करना जारी रखना था और उन्हें बेचने के लिए इन गेम बाजार में लाना था। सबसे पहले वेस ने अपना वर्चुअल लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आयरन स्पिरिट के समर्थन से संपर्क किया। लास्ट जेन में के उत्पादन लाइसेंस की लागत पहले से ही कई लाखों क्रेडिट है। अगर उसे नस्टार मेक का वर्चुअल लाइसेंस खरीदने के लिए मजबूर किया गया, जो संभावित रूप से लाखों में था, तो उसे बहुत नुकसान होगा। जब वह अपने आवेदन के स्वीकृत होने की प्रतीक्षा कर रहा था,
वेस ने सभी विकर्षणों को बंद कर दिया और इसके साथ छेड़छाड़ शुरू करने के लिए सीएए को अपने सिस्टम के डिजाइनर प्रोग्राम में लोड कर दिया। वह उसके चमकदार कवच को फाड़ कर देखना चाहता था और देखना चाहता था कि उसके कुख्यात आंतरिक भाग कितने अस्त व्यस्त दिखते हैं। अपने कवच के लिए प्रतिस्थापन सामग्री खोजने के अलावा वेस को सीएए को प्रतिस्पर्धी मशीन में बदलने के लिए इसके आंतरिक हिस्सों को अनुकूलित करने की भी आवश्यकता थी। एक नजर और उसकी उम्मीदें धराशायी होगी। यह वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एक प्लेट के लायक स्पेगेटी ले ली और उसे एक छोटे कप में भरने की कोशिश की। यह करने योग्य था, लेकिन इसने सब कुछ एक साथ मिला दिया और बहुत कम कमी छोड़ी। केबल, पाइप और संरचनात्मक समर्थन सभी एक दूसरे के ठीक बगल में भरे हुए हैं, कभी कभी खतरनाक तरीके से। उदाहरण के लिए, यदि एक निश्चित केबल टूट जाती है और बिजली की चिंगारी निकलती है, तो यह एक छिद्रित पाइप से निकलने वाली गैस को प्रज्वलित कर सकती है। हालांकि वे इसको पता था कि ये संबंध एक तबाही पैदा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ठीक करने के लिए उनके पास कौशल और संसाधनों की कमी थी। वह अपने सामने आने वाली प्रत्येक गलती का केवल दस्तावेजीकरण कर सकता था और बाद में समस्या पर वापस आ सकता था। वेस ने शेष दिन प्रत्येक घटक को खंगालने में बिताया, यहाँ तक कि इंजन को नष्ट करने तक भी, भले ही उसे यह समझ में नहीं आया कि उनट घटक कैसे काम करता है। जब वेस ने सीजर ऑगस्टस के ऊपर जाना समाप्त कर लिया तो उसने एक गहरी सांस ली। यदि वह मॉडल को गहराई से समझना चाहता था तो उसे स्टॉक मॉडल बनाने की आवश्यकता थी। उन्होंने इन गेम बाजार में लॉग इन करने के लिए 1 मिनट का समय लिया और मॉडल की बाजार स्थितियों का निरीक्षण किया। लानत है, यह महंगा है। एक औसत सीएए लगभग 50,000 क्रेडिट में बिका और वे इन गेम आइटम के लिए था न स्टार मेक से पूरी तरह से अलग बाजार खंड से संबंधित थे। बाद वाले ने पूरा किया बच्चों को, जबकि पहले वाले को पेशेवरों को बेच दिया गया था। मशीन के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की लागत भी संभवतः हजारों डॉलर होगी। चूंकि वेस ने अपने वर्चुअल मेक के लिए न्यूनतम कीमतें निर्धारित की थीं, इसलिए 100 से अधिक मॉडल बेचने के बाद भी उसने एक भी क्रेडिट या सोना नहीं कमाया था। मैं हर बिक्री से अच्छी मात्रा में डीपी कमा रहा हूँ। यदि मैं कीमत बढ़ाता हूँ तो मेरी मशीनें बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं रह पाएंगी। अगर मैं कीमतें न बदलूं तो बेहतर है। सीजर ऑगस्टस अपने समय के एक चमत्कार का प्रतिनिधित्व करता था। अपनी कई पहेलियों को हल करने के लिए वेस को कई नए कौशल सीखने की आवश्यकता थी, लेकिन जबकि उसे बहुत सारी डीपी बचाने की जरूरत थी, वे क्रेडिट के बिना भी नहीं रह सकता था। वेस ने अपने मेल पर स्विच किया और सीएए के वर्चुअल लाइसेंस का दावा करने के उनके अनुरोध को मंजूरी देकर गेम के समर्थन से राहत महसूस की। इन गेम वर्कशॉप में मेक के स्टॉक मॉडल को लोड करने के बाद उन्हें एक अप्रिय बिल प्राप्त हुआ। इसलिए आधार मॉडल बनाने के लिए कच्चे माल में लगभग 40,000 क्रेडिट की लागत आती है। भले ही सोने की कीमत थोड़ी अनुकूल दिखती हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे पास आभासी सोने का एक बैग है। हाथ में नकदी की कमी के कारण सीजर ऑगस्टस पर शोध करने में वेस की प्रगति बाधित हुई। डिजाइनर में मेक के डिजाइन के साथ खिलवाड़ करने के लिए वह केवल इतना ही कर सकता था। फैंटासिया वेरिएंट को डिजाइन करते समय वेस ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा था। एक जुनूनी मेक डिजाइनर को अपनी रचनाओं के साथ काम करने की जरूरत थी। किसी डिजाइन प्रोग्राम में केवल कुछ डूडल बनाने से आप एक अनुभवी डिजाइनर नहीं बन जाते। एक वास्तविक विशेषज्ञ ने हर हिस्से को एक साथ रखकर यह देखने के लिए अपने हाथ गंदे कर लिए कि यह कैसे काम करता है और कहाँ कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। हाथ में केवल 9,000 क्रेडिट के साथ वेस को किसी भी स्रोत से कम 31,000 क्रेडिट की जांच करने की आवश्यकता थी जिसे वह निचोड़ सकता था।
उन्होंने सबसे पहले सिस्टम की जांच की, लेकिन उन्हें अपनी डीपी को क्रेडिट में बदलने का कोई विकल्प नहीं मिला। शायद वह दुकान से कुछ छोटी मोटी चीजें खरीद सकता था और उसे अच्छी रकम पर बेच सकता था, लेकिन उस विकल्प ने बहुत अधिक मूल्यवान अंक बर्बाद कर दिए। क्या मुझे मेलिंडा को फोन करना चाहिए? वेस ने जोर से आश्चर्य किया। परिवार एक साथ चिपक गया। यदि वेस ने अपनी योजनाओं और कठिनाइयों को अपने चचेरे भाई को समझाने के लिए समय लिया, तो उसे यकीन था कि वह उसे श्रेय देगी। ये सही नहीं है। यह मेरी अपनी खराब योजना के कारण है कि मुझे क्रेडिट की कमी का सामना करना पड़ रहा है। यदि वह रोता है और उसे छुड़ाने के लिए अपने परिवार के पास जाता है, तो निश्चित रूप से वे उसकी मदद कर सकते हैं। इससे यह भी साबित होगा कि वह अपने सिर के ऊपर से गुजर चुका था। उनके चाचा चाची पहले ही उनके करियर पथ को अस्वीकार कर चुके थे। वह उन्हें गोला बारूद देने से बचना चाहता था। शायद लकी के रत्न बेचें। वेस ने इनमें से आधा दर्जन छोटी शिनियों को खोदा था, और किसी भी मशीन पर स्थापित होने पर वे सभी मामूली लाभ प्रदान करते थे। कोई भी विशेषज्ञ उन्हें पसंद करेगा यदि उन्हें एहसास हो कि वे केवल एक ही गहना स्थापित करके अपने उपकरणों को बेहतर बना सकते हैं। अपना सिर हिलाते हुए वेस ने इस विचार को त्याग दिया। नहीं, यह अंतिम उपाय है। यदि उन्होंने इन रत्नों को ब्रह्मांड से परिचित कराया, तो बहुत से शक्तिशाली खिलाड़ी उनका स्रोत जानना चाहेंगे। वेस के पास अपने आप को उस जुड़े हुए ब्रह्मांड से अलग करने की ताकत नहीं थी जिसमें वह रहता था। एक बार जब उसने कोई विचित्रता प्रकट की तो उसे ट्रैक करना बच्चों का खेल था। इसके बारे में भूल जाओ। मुझे कुछ और पता लगाना होगा। मेरे पास ऐसा क्या है जो मूल्यवान तो है लेकिन इतना नहीं कि उसे कुछ पैसों के लिए बेच दिया जाए। कार्यशाला। सवाल से बाहर। बिल्डिंग। 3D प्रिंटर और असेंबलर एक मशीन निर्माता की सबसे बुनियादी आवश्यकताएं हैं। वेस इसमें से कुछ भी अलग नहीं कर सका। यदि वह वर्कशॉप छोड़ देता है तो वह ऋण के बारे में बैंक के साथ एक सौदा भी कर सकता है। उसके पास और क्या था? लाइसेंस। एक के लिए। चूंकि उसने अभी अभी सीजर ऑगस्टस के उत्पादन लाइसेंस की शर्तों को पढ़ा था, इसलिए वह अच्छी तरह से जानता था कि वह इसके साथ क्या कर सकता है। नेशनल एरोमोटिव्स ने किसी भी तरह की धोखाधड़ी की अनुमति नहीं दी और न ही उन्होंने चैरिटी अनुदान के माध्यम से हासिल किए गए लाइसेंस वेस का कोई रिफंड स्वीकार किया। मेरे पास अभी भी कई स्टार वर्चुअल लाइसेंस हैं। इस स्तर पर वे सहायक हैं, लेकिन मेरी योजनाओं के लिए आवश्यक नहीं हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे उन्हें वापस करने की अनुमति है। आखिरकार मैंने उन्हें अपनी जेब से खरीदा। शायद उनकी शर्तें उतनी प्रतिबंधात्मक नहीं हैं। वेस ने यह देखने के लिए गैलेक्टिक नेट पर खोज की कि क्या उसे लाइसेंस से कुछ पैसे मिल सकते हैं। उनकी राहत के लिए बीएसबीएच कॉरपोरेशन ने वास्तव में रिटर्न के लिए एक मानक नीति निर्धारित की। यदि खरीदार ने अपने किसी भी मौजूदा मॉडल में इसका उपयोग नहीं किया है तो वर्चुअल लाइसेंस को 1 सप्ताह के भीतर बिना किसी कीमत के छोड़ा जा सकता है। यदि मालिक के पास 1 वर्ष से अधिक समय से लाइसेंस है, तो गेम एक क्रेडिट भी वापस नहीं देगा। वे इस बीच की स्थिति में पड़ गए। उन्होंने 1 सप्ताह से अधिक लेकिन 1 वर्ष से भी कम समय के लिए लाइसेंस खरीदा था। यदि लाइसेंस उपयोग में नहीं थे तो आयरन स्पिरिट ने खरीदारों को उनके पैसे का 75% वापस पाने की अनुमति दी, और यदि वे उपयोग में थे तो केवल 50% वापस पाने की अनुमति दी। ये शर्तें केवल सामान्य कीमतों पर व्यक्तिगत रूप से खरीदे गए लाइसेंस पर लागू होती हैं। छूट पर खरीदे गए या अन्य संस्थानों द्वारा दिए गए लाइसेंसों की गिनती नहीं की गई, और दुर्भाग्य से वे इसके लिए सिस्टम द्वारा उपहार में दिए गए वर्चुअल लाइसेंस इसके अंतर्गत आते हैं। वर्ग
सभी लाइसेंस समझौतों को खंगालने के बाद वेस का सिर घूम गया, लेकिन उसका काम सफल रहा। वह जानता था कि वह क्या लौटा सकता है और खेल से कितना पैसा कमा सकता है। उन्होंने आयरन स्पिरिट की सहायता साइट पर जाकर रिफंड आवेदन जमा किया। एस्टोरिया प्रायोगिक उड़ान प्रणाली 12,500 उज्ज्वल क्रेडिट थे ATCMM के में 3,500 उज्ज्वल क्रेडिट ट्रेड आई असिस्टेड एम मॉड्यूल 4,999, 50 उज्ज्वल क्रेडिट MTTR हटाने योग्य बैटरी पैक 1,500 उज्ज्वल क्रेडिट हार्कोनिक्स लाइट DMR संस्करण 3,999, 50 उज्ज्वल क्रेडिट मेरिनिकी अल्ट्रालाइट आर्मर प्लेटिंग 5,000 उज्ज्वल क्रेडिट वेस को वापस मिलने वाले क्रेडिट की कुल राशि 37,499 क्रेडिट थी। उन्होंने अपने रिफंड आवेदन में फेस्टिव क्लाउड जेनरेटर को छोड़ दिया क्योंकि उन्हें इसका शौक बढ़ गया था। उनका इरादा जब भी उपयुक्त हो अपने अन्य डिजाइनों में छोटी हानिकर चीजों को शामिल करने का था। क्योंकि जब वेस ने अपना पिछला लाइसेंसिंग अनुरोध किया था तब सहायक कर्मचारियों को उनकी व्यक्तिगत जानकारी पहले ही मिल गई थी, इसलिए उन्होंने रिफंड की प्रक्रिया में तेजी से काम किया। 1 घंटे बाद वेस को एक मेल और एक क्रेडिट ट्रांसफर प्राप्त हुआ जिसने संकेत दिया कि उसका रिफंड आवेदन सफल हो गया। खर्च करने योग्य नकदी में लगभग 45,000 क्रेडिट के साथ वेस सीजर ऑगस्टस का उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार था, कम से कम आयरन स्पिरिट में। फिर भी ऐसा करने से पहले वह झिझका। सीजर ऑगस्टस एक राक्षसी रूप से जटिल मशीन थी, जबकि आयरन स्पिरिट के आभासी क्राफ्टिंग वातावरण में कई प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया गया था। फिर भी यह एक जीवंत अनुकरण बना रहा। यदि वे स्टॉक मॉडल के विनिर्देशों से मेल खाने वाली एक मशीन का उत्पादन करने में विफल रहा, तो सबसे खराब स्थिति में वह एक न बिकने वाली मशीन के साथ समाप्त हो जाएगा। एक मशीन जो अपनी जगह पर अटकी रही, उसका मतलब कोई नया नकदी प्रवाह नहीं था। क्रेडिट के किसी अन्य स्रोत के बिना वे मॉडल की अपनी समझ को आगे बढ़ाने और अधिक नकदी कमाने के लिए एक और वर्चुअल मेक का उत्पादन करने में सक्षम नहीं होगा। इन सब का मतलब यह था कि वे पहले चरण में असफल नहीं हो सकता था। मैं इसमें अकेला नहीं हूँ। वेस को एहसास हुआ जब उसने अपना माथा थपथपाया। सिर्फ इसलिए कि मैं मेलिंडा से पैसे नहीं मांग सकता, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सलाह मांग सकता हूँ। उसने अपना कोम सक्रिय किया और बेनथाइम को कॉल किया। मेलिंडा का चेहरा उभर आया। अपनी हालिया यात्रा में पहने गए कैजुअल कपड़ों के बजाय इस बार वे फॉर्मल यूनिफॉर्म में नजर आईं। अरे वेसी, क्या हो रहा है? मैं अच्छा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है। ठीक है, मुझे संक्षेप में बताओ। मैं तकनीकी रूप से शिफ्ट पर हूँ, इसलिए मुझे जल्द ही काम पर वापस आना होगा। वेस ने सिर हिलाया और बताया कि कैसे उन्हें कुख्यात सीजर ऑगस्टस का अनुदान लाइसेंस प्राप्त हुआ। स्वाभाविक रूप से चैरिटी का सिस्टम सेटअप कागज पर बिल्कुल साफ दिखता था, इसलिए वेस को चिंता नहीं थी कि मेलिंडा इसमें खुदाई करेगी और कुछ भी अनुचित पाएगी। उन्होंने इसके डिजाइन में महारत हासिल करने की चुनौती से निपटने के अपने दृढ़ संकल्प पर जोर दिया। मेलिंडा ने भौहें चढ़ाते हुए अपनी अस्वीकृति व्यक्त की। उन्होंने निश्चित रूप से आपको गहरे अंत से बाहर फेंक दिया है। सी एक मशीन का जानवर है, कोई ऐसी चीज नहीं जिसके संपर्क में एक नए कॉलेज स्नातक को आना चाहिए। यह बहुत संदिग्ध लगता है। कोई बात नहीं मेलिंडा, बस मुझे बताएं कि क्या आप मेक कॉर्प्स या बेंटहेम प्लानिटरी गार्ड से कुछ ढीला कर सकते हैं। निस्संदेह, आपको परेशानी में डाले बिना। मेलिंडा ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मैं मैकेनिकों से कुछ सुझाव मांग सकता हूँ। मैं यह भी देखूंगा कि क्या मैं अभिलेखों से कुछ खोज सकता हूँ। मैं जो कुछ भी पा सकता हूँ उसे आप तक पहुँचाऊंगा जब तक कि यह वर्गीकृत या मालिकाना ज्ञान ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको इतना परेशान करने के लिए मुझे खेद है। अरे, तुम परिवार हो, वेसी। मैं मदद के लिए कुछ भी करूंगा। मुझे अब काम पर वापस जाना है, इसलिए बाद में मिलते हैं। अलविदा। ऐसा करने के बाद वेस एक अलग मुद्दे की ओर मुड़ गया। उसकी डीपी लगातार जमा होने के साथ उसे CA1 पर दोबारा काम करने के लिए आवश्यक उपकौशलों की एक अस्थायी खरीदारी सूची बनानी चाहिए। उन्होंने अपना कौशल वृक्ष खोला और उपलब्ध कौशलों को खंगालना शुरू कर दिया। अध्याय 12। डुओ कतार युद्ध के मैदान में लोडिंग समाप्त हो गई, जिससे एक बर्बाद शहर का पता चला। क्रेटर, टूटे हुए मेक और अन्य युद्ध मलबे ने परिदृश्य को अस्त व्यस्त कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से शहर में कोई जीवन नहीं हिला। गिरी हुई गगनचुंबी इमारतों की दरारों के बीच सुनसान हवा के झोंके को छोड़कर सब कुछ शांत था। शांति तब समाप्त हुई जब हवा में एक शानदार रंगीन रेखा उभरी। फैंटासिया R2 सेराफिम ने अपनी लंबी दूरी की राइफल तैयार की और आसपास के वातावरण की सावधानीपूर्वक जांच की। चलो भी, आइए चूहों की तरह छिपना बंद करें। थाइसवेंथ स्नैप ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की। मैं बिल्कुल यहाँ हूँ। यदि तुम कर सको तो मुझे गोली मार दो। उसके तानों का कोई जवाब नहीं दिया। टूटे हुए टैंक के किनारे से उभरे पतले भूरे फैंटम ने अपना सिर हिला दिया। मैंने तुमसे कहा था कि वे इसके झांसे में नहीं आएंगे। अपनी स्थिति उजागर करने के लिए बधाई। अब नीचे उतरें और अपनी सीमित ऊर्जा बर्बाद करना बंद करें। ट्राइसेराटॉप्स ने कहा जब उसने खुद को अपनी नई मशीन में ढालने की कोशिश की। सेराफिम ने अपने विंग थ्रस्टर्स को कम कर दिया, जिससे मेक को सड़कों के बीच कुछ कवर मिल गया। यही कारण है कि मुझे 2v2 से नफरत है। हर कोई लगातार इन चतुर रणनीतियों को खेल रहा है। 1v1 क्षेत्र बहुत अधिक सीधा है। फैंटम के पायलट ने अपने यंत्र को छाया में रखा और अपने आसपास का पता लगाया। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप हैं गलत है, लेकिन याद रखें कि 2 फैंटासिया वेरिएंट के साथ जोड़ी बनाने का विचार आपका था। अगर हमें लाइट मेक्स की जोड़ी के रूप में जीतना है तो हमें थोड़ा गंदा खेलना होगा। एक कलकत्तार की तुलना में 2 बनाम 2 क्षेत्रों ने अधिक जटिल युद्ध अनुभव प्रदान किया। आपकी पीठ पर एक टीम के साथी के साथ पायलटों के पास युद्ध में एक विशेष उपकरण लाने के लिए बहुत अधिक छूट थी। उदाहरण के लिए, एक खिलाड़ी मिसाइल लॉन्चरों और पत्रिकाओं से लदी भारी मशीन का संचालन कर सकता है। ऐसी मशीन लंबी और मध्यम दूरी पर मौत की बारिश कर सकती है, लेकिन दुश्मन के करीब आने पर बिल्ली के बच्चे के लिए असहाय हो जाती है। हालांकि हाथापाई की स्थिति में टीम का एक साथी किसी भी ऐसे खिलाड़ी को दूर रख सकता है जो इस आश्वासन के साथ आता है कि उसे सीमा से नीचे नहीं गिराया जाएगा। इस तरह की शास्त्रीय सहक्रियात्मक टीम की तुलना में 2 हल्के उपकरणों का संयोजन शायद ही इष्टतम लगता है। किसी भी मशीन में कठोरता और टिके रहने की शक्ति नहीं थी। यदि वे मैच के पहले 10 मिनट में अपने दुश्मनों को परास्त करने में सक्षम नहीं हुए, तो उनका रुपए खत्म हो जाएगा। सौभाग्य से हल्के यंत्रों के अभी भी कुछ फायदे हैं। जबकि ट्राइसेराटॉप्स ने अपने फैंटम को कवर के पीछे रखा, द सेवेंथ स्नेक के सेराफिम ने अपने सक्रिय स्कैनिंग मोड को चालू कर दिया। मेक के हेयर सेंसर बाहर की ओर बढ़े और अदृश्य स्पंदन छोड़े, जिनमें से अधिकांश मानचित्र में प्रचुर मात्रा में मलबे का सामना करने पर वापस उछल गए। मेरे स्कैनरों को कुछ भी पकड़ने में कठिनाई हो रही है क्योंकि यह सारा कबाड़ मेरे स्कैन को अवरुद्ध कर रहा है। मेरा रडार झूठी सकारात्मकताओं से भरा है। मैं व्यावहारिक रूप से यहाँ अपनी स्थिति प्रसारित कर रहा हूँ। यह कुछ न होने से बेहतर है। जब तक मुझे घात लगाने की अच्छी स्थिति मिल जाएगी, कम से कम आप हमारे लिए दुश्मन को आकर्षित कर लेंगे। चारा डाला जा चुका था और मछली को काटने में केवल कुछ मिनट लगे।
सेराफिम ने मुख्य मार्ग पर टहलते हुए एक बड़े ऊर्जा हस्ताक्षर को देखा। मुझे एक इनकमिंग मेक मिला। इतने बड़े ऊर्जा हस्ताक्षर के साथ यह एक भारी मशीनी होना तय है। इसके साथी का कोई पता नहीं। वे हमारे जैसा ही खेल खेल रहे हैं। ट्राइसेराटॉप्स ने अनुमान लगाया जब वह प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने के लिए अपने फैंटम को थोड़ा और करीब ले गया। क्या आप चाहते हैं कि मैं छिपा रहूं या भारी छलांग लगाने का अवसर ढूंढूं? अंततः कार्रवाई का निर्णय लेने से पहले द सेवेन थस्नेक ने दोनों विकल्पों पर विचार किया। यह भारी पर निर्भर करता है। मैं जो अनुमान लगा सकता हूँ उसके अनुसार यह एक फ्रंटलाइनर होने की संभावना है। यदि ऐसा है तो आपके फैंटम के लिए अपना कवच उतारना आसान नहीं होगा। तलवार के लिए जगह बनाने के लिए ट्राइसेराटॉप्स ने अपने फैंटम के सीमित लोडआउट में केवल एक बुनियादी पिस्तौल रखी थी। वह राइफलमैन के रूप में लगे अधिकांश हथियारों को तोड़ सकता था, लेकिन भारी शूरवीर प्रकार के विरोधियों के खिलाफ उसे कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ भी दिखावा मत करो, बस आराम से बैठें और मेरा समर्थन करने के लिए तैयार रहें। ठीक है बॉस। जबकि फैंटम एक विशाल व्यावसायिक परिसर के अंदर चला गया, सेराफिम हवा में और क्षितिज पर उड़ गया। उसने आसानी से दुश्मन की सेना पर नजर रख ली, जिससे पता चला कि वह द सेवेंथ स्नेक के लिए एक अपरिचित मॉडल था। द्विपाद यंत्र को एक शूरवीर के रूप में नहीं बनाया गया था। इसके बजाय यह एक बंदूक और कंधे पर लगे लेजरों की एक जोड़ी को स्पोर्ट करता हुआ दिखाई दिया। ऊर्जा हथियारों ने आकाश में सेराफिम का पता लगाया और किरणों की बौछार छोड़ दी। सेराफिम अपनी राइफल से कुछ शॉट मारकर वापस आया और अपने ऑटो एम पर भरोसा करते हुए यह सुनिश्चित किया कि वह भारी मशीन से टकराए। मेघ जितना भारी होगा, उसका ऊर्जा हस्ताक्षर उतना ही बड़ा होगा, जिसका मतलब है कि ट्रैकिंग सिस्टम के लिए लॉक बनाए रखना आसान होगा। इस बीच उड़ने वाली मशीन ने अपना जोर कम कर दिया और एक खंडहर अपार्टमेंट इमारत की छत पर जा गिरी, जिससे उसकी दृष्टि रेखा कट गई। सबसे ऊपर साला एक स्ट्राइकर है। इसका कवच बहुत भारी नहीं दिखता है, लेकिन उसके पास वास्तव में एक बड़ी बंदूक है। यदि आप बंद करते समय वे आप पर एक मन का खींचने में कामयाब हो जाता है, तो आप मर चुके हैं। कोई चिंता नहीं दोस्त। अगर मैं पीछे से आऊंगा तो वह मुझे नहीं मिलेगा। बस उसका ध्यान आकर्षित करते रहें। ट्राइसेराटॉप्स ने अहंकार पूर्वक उत्तर दिया। सेराफिम वापस आकाश में उड़ गया और कुछ और बार गोली चलाई। उसके लिए भारी मेघ पर नजर रखने में विका वर्षा की तुलना में आसान समय था। भले ही सेराफिम थोड़ी गर्म चलती थी, फिर भी यह बहुत हल्की और कम ऊर्जा खपत वाली मशीन थी। छत के लगातार उछलने से यह सुनिश्चित हो गया कि भारी मेघ को अपने कंधे के हथियारों के लिए लक्ष्यीकरण लॉक को पुनः प्राप्त करने में बहुत समय बर्बाद करना पड़ा। सेवेंथस ने इतना साहसी नहीं होता अगर भारी मशीन के पास एक लंबी दूरी की राइफल होती, जिसे दुश्मन पायलट कंप्यूटर निर्देशित एल्गोरिदम पर भरोसा करने के बजाय सहजता से फायर कर सकता था। आयरन स्पिरिट के निचले स्तरों में ऐसे कंप्यूटर आधारित लक्ष्यीकरण हमेशा बकवास की तरह काम करते थे। मैं स्थिति में हूँ, सांप। आप चाहते हैं कि मैं अंदर जाऊं? दूसरा लड़का अभी भी इधर उधर छिपा हुआ है। इससे पहले कि तुम्हें पता चले, तुम्हें धोखा दिया जा सकता है। मैं यह जोखिम लूंगा। मैं सचमुच इस भारी भरकम आदमी का चेहरा अपनी तलवार से छील देना चाहता हूँ। वह बहुत अहंकारी है। जब सेराफिम एक और वॉली फायर करने के लिए ऊपर उठा तो उसने लेजरों से कुछ झलकियां लीं। द सेवेंथ स्नेक ने अनुमान लगाया कि पायलट ने अपने कंधे पर लगे लेजरों के लिए मैन्युअल लक्ष्यीकरण अपने हाथ में ले लिया है। इसका मतलब यह था कि दबाव पड़ने पर दुश्मन को अपनी बंदूक पर वापस स्विच करने में समय लगेगा। करीब रेंज। ठीक है,
चलो यह करते हैं। मैं उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ गोते लगाऊंगा। ज्यादा देर तक इंतजार मत करो, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। एक गहरी सांस लेने के बाद द सेवेंथ स्नेक छत से कूद गया, अपने पंख फैलाए और दुश्मन की ओर तेज गति से गोता लगाया, और साथ ही एक इंद्रधनुषी पट्टी भी छोड़ी। उनकी राइफल ने अजीब तरह से ऊर्जा बोल्टों की एक स्थिर धारा को गोली मार दी, जिनमें से अधिकांश ने भारी मशीन की प्लेटिंग में उथले छेद खोद दिए। हार्कोनिक्स लाइट डीएमआर ने सेराफिम को अच्छी तरह से फिट किया। इसमें अच्छी रेंज, काफी उच्च सटीकता थी और यह बहुत अधिक ऊर्जा खर्च नहीं करता था। दुर्भाग्य से लंबी दूरी की राइफलों के बीच इसके पंच को हमेशा थोड़ा कम ट्यून किया गया था। लगातार गोलीबारी के बावजूद भारी मैक ने डीएमआर के शॉट्स को व्यावहारिक रूप से नजरअंदाज कर दिया। उसे विश्वास था कि उसका कवच इस समय क्षति का सामना कर सकता है। सातवें सांप ने अपने दांत पीस लिए। मैंने कुछ नई तरकीबें सीखी हैं। ऊर्जा हथियारों के बारे में सबसे अच्छी बात यह थी कि हथियार चलाने वाला तुरंत अपनी शक्ति बदल सकता था। उन्होंने एक विशेष स्विच दबाया और अपने शॉट्स रोक दिए। इसके बजाय राइफल के कक्ष में ऊर्जा और गर्मी जमा होने लगी। जैसे ही द सेवेंथ स्नेक ने अपनी मशीन को एक तरफ झुकाया, उसने पूरे 1 सेकेंड की चार्जिंग के बाद अपनी ओवरक्लॉक की गई राइफल को फायर कर दिया। उसके नियमित शॉट से 3 गुना बड़ा एक बोल्ट बैरल से बच गया। ऊर्जा प्रक्षेप्य ने हवा में फैलते हुए एक पतली सफेद रेखा खींची और भारी में के कंधे पर हथौड़ा मारा, जिससे उसकी एक लेजर तोप सीधे अपंग हो गई। भारी मेघ थोड़ा घबरा गया। वह निकटतम संरचना की ओर दौड़ा, अपने सिर पर भिन भिनाती खतरनाक मक्खी के खिलाफ कुछ आश्रय खोजने के लिए उत्सुक था। इसकी शेष लेजर तोप ने अप्रभावी रूप से स्वचालित शॉट्स की एक श्रृंखला जारी की, जिनमें से अधिकांश सेराफिम की गति और सक्रिय ईसीएम के कारण गायब होगी। जैसे ही मशीन प्रवेश द्वार से अंदर घुसी, ट्राइसेराटॉप्स का फैंटम छत से नीचे गिर गया। इसका उद्भव बहुत अचानक हुआ और भारी मेक ने बमुश्किल अपने लकड़ी के धड़ को आधा घुमाया, इससे पहले कि उसकी तलवार गिरते हुए मेक की पूरी गति के साथ सीधे उसकी गर्दन में डूब गई। जैसे ही तलवार अपने शक्ति स्रोत को भेदने में कामयाब हुई, भारी यंत्र चिंगारी में बदल गया। फैंटम ने अपना हथियार निकाला और उसे गर्व के साथ विकसित किया। हा हा हा, सुख मदीक। ट्राइसेराटोप्स ने बहुत खुशी से शेखी बघारी और धूम्रपान मशीन के पास आकर उसके चेहरे के पास ऊपर नीचे बैठ गया। आप अभी अभी मास्टर तलवारबाज के स्वामित्व में आए हैं। आप किस लिए खड़े हैं? बकवास चाल। चेतावनी बहुत देर से आई। एक पतली लेकिन शक्तिशाली रेखा सीधे फैंटम के धड़ से होकर गुजरी, जिसने एक पल में कॉकपिट को नष्ट कर दिया। कुछ देर बाद एक तेज ध्वनि की आवाज ध्वनि तरंग तक पहुंची, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिली। एक निशानची। सेवेंथ स्नेक चिल्लाया और पिछले शॉट की दिशा में पूरी ताकत से उड़ गया। वह इस हद तक क्यों छिपा रहा कि उसने अपने साथी को पहले मरने दिया? छिपे हुए मे के पिछले व्यवहार पर पुनर्विचार करने के बाद उन्होंने पहले ही कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। इस लड़के को अपनी निशानेबाजी पर भरोसा है, लेकिन एक साथ 2 विरोधियों से निपटने में इतना आत्मविश्वास नहीं है। इसलिए उसने अपने गूंगा और जोरदार साथी को आगे आने दिया, यह निश्चित करते हुए कि हम चारा का विरोध नहीं कर सकते। एक बार जब हम प्रकट हो जाते हैं तो हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। जबकि सेराफिम ने अपनी उड़ान को बदलने की कोशिश की, अगले स्नाइपर राउंड ने उसके आधे पंख तोड़ दिए। सेवेंथ स्नेक ने नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। उसने किनारे की ओर मुड़ने का फैसला किया, लेकिन अपनी ऊंचाई बनाए रखी। उसके जो भी पंख बचे थे वे लाल हो रहे थे और बंद होने की कगार पर थे। सेवेंथ स्नेक बुरी स्थिति में था।
एक स्नाइपर द्वारा नीचे गिरा दिए जाने और उसकी आधी गतिशीलता खत्म हो जाने के कारण वह अपने शेष प्रतिद्वंद्वी पर नजर भी नहीं रख पाया था। उसके पास यह सामान्य विचार था कि उसका दुश्मन कहाँ छिपा है। उसे अच्छी तरह याद था कि गोली शहर की सबसे ऊंची इमारत की दिशा से आई थी। मैं यह कर सकता हूँ। मुझे केवल कुछ सेकेंड चाहिए। सेराफिम के शेष पंख लाल चमक उठे क्योंकि पायलट ने अधर्मी मात्रा में ऊर्जा को उसकी दिशा में पुनर्निर्देशित किया। क्षतिग्रस्त पंखों से एक शानदार सफेद चमक निकली जिसने सेराफिम को गगनचुंबी इमारत की दिशा में सर्वोच्च गति से आगे बढ़ाया। अप्रत्याशित अधिभार ठीक उसी समय हुआ जब स्नाइपर ने अपना तीसरा राउंड फायर किया, जिससे वह बाल बाल चूक गया क्योंकि सेराफिम पहले ही अपने मूल प्रक्षेपथ से आगे निकल चुका था। मैं तुम्हें अब मिल गया, सेवेंथस ने चिल्लाया क्योंकि उसके पंख अंततः तनाव से अलग हो गए। उसके अत्यधिक गर्म यंत्र ने उसे चेतावनी दी क्योंकि उसके पिछले धड़ के अंदरूनी भाग पिघलने लगे थे। चूंकि वह और अधिक गर्मी जमा नहीं कर सका, इसलिए उसने अपनी राइफल को अलग कर दिया और फेंक दिया। इसके बजाय उसने अपने लड़ाकू चाकू को निकालने का विकल्प चुना। तीव्र गति ने सेराफिम को युद्ध के मैदान की एकमात्र अक्षुण्ण गगनचुंबी इमारत की छत पर खींच लिया। लाइट में के पैर छत की सतह पर फिसल गए क्योंकि सेराफिम ने अपनी गति को खत्म करने की पूरी कोशिश की। प्रतिद्वंद्वी के मॉडल ने थेसवेंथ्स को आश्चर्यचकित कर दिया। यह एक और भ्रम था। सेराफिम के दृष्टिकोण के जवाब में ग्रे मॉडल ने अपनी भारी राइफल को एक तरफ रख दिया और अपना लड़ाकू चाकू निकाल लिया। यह मुश्किल होने वाला है। मेरा मेक ऊंचा है विशिष्टताएं, लेकिन यह पहले से ही आधी अधूरी है। मेरा दुश्मन अभी भी ताजा है। दोनों में एक दूसरे में घुस गए। उनके चाकू जोर से टकराए जबकि उनके अंगों ने घून से और लातें छोड़ी। उनके दोनों क्लाउड जेनरेटर पूरे जोश में काम करते थे। सेराफिम ने बहुत अधिक बादल उत्पन्न किए, लेकिन काला और भूरा धुआं मौजूद रहा। मेचों के बीच द्वंद्व उसी तरह आगे बढ़ा, यह जानते हुए कि उसकी चाल लंबे समय तक कायम नहीं रह सकती। द सेवेंथ स्नेक ने अपना सारा जुनून इकट्ठा किया और रक्षा के लिए केवल एक आकस्मिक सम्मान के साथ इसे प्रतिद्वंद्वी पर छोड़ दिया। फैंटम खिलाड़ी दबाव में शांत रहा, अपने प्रतिद्वंद्वी को मात देने के लिए शुद्ध रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। एक बार जब सेराफिम टूट गया तो वह आसानी से झपट्टा मार सकता था और जीत का दावा कर सकता था। मानो मैं तुम्हें जाने दूं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, सेवेंथस ने चिल्लाया और जानबूझकर फैंटम के सतर्क चाकू स्विंग को लेते हुए अपने मैक की स्वतंत्र भुजा को बढ़ाया। सेराफिम का हाथ कट गया, लेकिन फैंटम के चाकू ने अपनी गति खो दी, जिससे वह एक सेकेंड के एक अंश के लिए स्थिर हो गया। सेराफिम ने अपना कंधा झुकाया और बिना तैयारी वाले फैंटम पर जोरदार प्रहार किया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। इसके बाद सेराफिम ने अपने चाकू को अंडरआर्म स्विंग से घुमाया, फैंटम के पेट में बेरहमी से काट दिया, ठीक उसी जगह जहां कॉकपिट आराम करता था। मैंने तुमसे बदला लिया है। जैसे ही खेल ने उसकी जीत की पुष्टि की, सेवेंथस स्नेक ने आप भरी। यह अच्छा था, ट्राइसेराटॉप्स ने पार्टी चैट में कहा। वह आखिरी क्षण जब आपने अपनी भुजा का बलिदान दिया, मैं कसम खाता हूं कि शत्रु भ्रम बस शांत हो गया। मुझे लगता है वह बहुत नया है। उनकी निशानेबाजी शीर्ष स्तर की है, लेकिन मुझे लगता है कि नजदीकी मुकाबले में उनके पास अनुभव की कमी है। यह अजीब बात है कि कैसे उन्होंने उस विशेष मॉडल को स्नाइपर के रूप में उपयोग करना चुना। हल्के वजन वर्ग में यह कोई बुरा विकल्प नहीं है, लेकिन वहां बेहतर विकल्प मौजूद हैं। यह एक तीसरा फैंटम है जो मैंने इस सप्ताह अब तक देखा है। चेजिंग क्लाउड्स के फैंटासिया वेरिएंट हमारे स्थानीय सर्वर में यहाँ और वहाँ पॉप अप होने लगे हैं।
ट्राइसेराटॉप्स ने एक निराशा भरी। वो हमारे राजदार हुआ करते थे। आप व्यावहारिक रूप से उसके पहले ग्राहक हैं। आपको उसकी सारी बातें सही लगीं। हाँ, दुआरी को छोड़कर, जिसके पीछे बड़ा हिस्सा है। मैं युद्ध में ऐसी किसी मशीन को चलाने में खुद को सक्षम नहीं कर सकता। मुझे आश्चर्य है कि चेजिंग क्लाउड्स इन दिनों क्या कर रहा है। उन्होंने कुछ समय से बिक्री के लिए कोई नई मशीन पेश नहीं की है। नए मॉडलों की कमी के बावजूद फैंटम और नोमैड की दैनिक बिक्री मामूली रही। वास्तव में कुछ शक्तिशाली लोगों ने मजाक के तौर पर 2-4 बार 2 भी खरीदा। अपने मॉडलों को युवा लड़कियों पर थोपने के वे इसके शुरुआती प्रयासों ने एक छोटा सा प्रभाव प्राप्त किया था। स्त्रीण दिखने वाले मेज में रुचि रखने वाली अन्य लड़कियों ने उन्हें अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए खरीदा। लड़कों को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर हंगामा किस बात को लेकर हो रहा था। उन्होंने स्टोर में मेक्स की जांच की और अलग अलग कारणों से उन्हें भी खरीद लिया। हालांकि सबसे सस्ता या सबसे प्रभावी मेक नहीं, फैंटासिया वेरिएंट क्लाउडी कर्टेन के डिजिटल युद्ध क्षेत्र में पैर जमाने में सफल रहा। शुरुआत से ही वे कभी भी बुरे मॉडल नहीं रहे, बस उनके पास सार्वजनिक प्रदर्शन की कमी थी। हालांकि बिक्री इतनी नहीं बढ़ी थी कि वे वायरल हो जाएं, फिर भी वेस ने अपने अंतिम ट्यूटोरियल मिशन के समाप्त होने के बाद भीडीपी की एक स्थिर धारा का आनंद लिया। अध्याय 13। फर्स्ट बिल्ड द स्किल ट्री में लगभग अंतहीन मात्रा में कौशल प्रदर्शित किए गए। पर्याप्त डिजाइन बिंदुओं के साथ वे सर्वश्रेष्ठ में एक डिजाइनर बन सकता है जो अपने बाएं हाथ से मिनटों में एक संपूर्ण डिजाइन तैयार करने में सक्षम है, जबकि अपने दाहिने हाथ से किसी और के काम की खामियों को इंगित कर सकता है। स्वाभाविक रूप से वे एक ऐसी दुनिया में रहते थे जहां समय और संसाधन सीमित थे, इसलिए उन्होंने यह सोचकर खुद को धोखा नहीं दिया कि वे अपने जीवन काल में कभी उस बिंदु तक पहुंचेंगे। अपनी सभी खूबियों के लिए मेक डिजाइनर सिस्टम प्रौद्योगिकी के एक अतुलनीय टुकड़े का प्रतिनिधित्व करता है। कभी कभी वे इसको ऐसा महसूस होता था जैसे वास्तविकता स्वयं अपनी सनक के आगे झुक जाती है। उन्हें नहीं पता था कि कार्यक्रम कितना सशक्त था या इसने अपनी सीमाएं कैसे निर्धारित की। यदि एक दिन सिस्टम का परिष्कृत AI पागल हो गया तो संपूर्ण स्टार सिस्टम युद्ध में उलझ सकता है। वास्तव में सिस्टम ने हमेशा उसे एक उपयोगकर्ता के रूप में संबोधित किया, मालिक के रूप में नहीं। इसने ऐसा व्यवहार किया मानो वह केवल एक ग्राहक था जिसने इसे आसानी से जमीन पर उठा लिया। यदि वे इसके पिता ने उसे डेटा चिप नहीं दी होती तो सिस्टम को अपनी चिप को उसके पसंदीदा गुणों के साथ किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने का एक तरीका मिल गया होता। इस असुरक्षा ने वेस को यह सवाल करने पर मजबूर कर दिया कि क्या सिस्टम उसका इस्तेमाल दूसरे तरीके से कर रहा है। निश्चित रूप से सिस्टम मुफ्त में काम नहीं करता। कुछ शक्तिशाली इकाई मानवता की समझ से परे कम से कम 1000 साल के सिद्धांतों पर काम करने वाले वास्तविकता झुकने वाले सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने की परेशानी से गुजरी थी, और किसी तरह यह एक औसत व्यक्ति के हाथों में समाप्त हो गई। और यह सवाल था कि क्या सिस्टम लंबे समय तक उस व्यक्ति की मुट्ठी में रहेगा। जैसा कि वेस को पता था, सिस्टम ने उसे केवल एक ट्रेन के रूप में माना। एक बार जब वह अपने गंतव्य पर पहुंच जाता तो वह बिना कुछ कहे चला जाता। इसलिए वेस को सिस्टम को दोहराने की जरूरत महसूस हुई, जबकि वह अभी भी ऐसा कर सकता था। तो उसके बावजूद, शंकाओं और सवालों के बावजूद, उन्होंने स्किल ट्री पर नजर डाली और सीजर ऑगस्टस के रीडिजाइन से निपटने के लिए आवश्यक कौशल की एक खरीदारी सूची बनाई।
असेंबली अप्रेंटिस में अपग्रेड करें 1000 डीपी असेंबलर प्रवीणता आई2 डीपी असेंबलर प्रवीणता आई4 डीपी 3D प्रिंटर प्रवीणता आई4 डीपी जूरी रिगिंग आई18 डीपी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अक्षम 2 डीपी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नौसिखिया 5 डीपी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्रेंटिस 1000 डीपी मीडियम वेट कवच अनुकूलन 18 डीपी सीजर ऑगस्टस का उत्पादन करने या उसे फिर से डिजाइन करने के लिए ये न्यूनतम आवश्यक थे। सीएए के कुख्यात नाजुक घटकों को बनाने और उन्हें एक साथ रखने के लिए वेस को अपनी कार्यशाला में उपकरणों से अधिक परिचित होने की आवश्यकता थी, और यदि वे उत्पादन को आसान बनाने के लिए मशीन को फिर से डिजाइन करना चाहता था, तो उसे बहुत तेजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कुशल होने की आवश्यकता थी। चूंकि वेस आयरन स्पिरिट में स्टॉक C1 बनाने का प्रयास कर रहा था, उसे लगा कि उसे खरीदारी शुरू करनी चाहिए। उसने सूची में से सबसे सस्ता विकल्प चुना और उसे तुरंत खरीद लिया। आपने असेंबलर दक्षता आय प्राप्त करने के लिए 200 डीपी खर्च किए हैं। कृपया अपने कौशल की पुष्टि करने के लिए अपनी स्थिति देखें। स्थिति नाम: वेस लार्किंसन। पेशा: नौसिखिया में एक डिजाइनर। विशेषज्ञता: कोई नहीं डिजाइन। बिंदु 98 गुण। ताकत 0.7। निपुणता 0.7। धैर्य 0.6। बुद्धिमत्ता 1.2। रचनात्मकता 1। एकाग्रता 1। तंत्रिका योग्यता 1। कौशल विधानसभा: नौसिखिया 3D प्रिंटर प्रवीणता आय। असेंबलर प्रवीणता आय। व्यापार: शिक्षु कंप्यूटर विज्ञान। अक्षम अंकशास्त्र। अक्षम यांत्रिकी। अप्रेंटिस जूरी रिगिंग आय। स्पीड ट्यूनिंग आय। धातु कर्म। शिक्षु भौतिक विज्ञान। नौसिखिया हल्के कवच अनुकूलन आय। मूल्यांकन। आधे रास्ते में मूर्खता गुफा से बाहर निकल गया। इतनी डीपी के दर्दनाक नुकसान को छोड़कर उनकी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया था। अब जब उसके पास सीजर ऑगस्टस का आभासी संस्करण तैयार करने का साधन था, तो वेस तैयार हो गया। उन्होंने गेम में लॉग इन किया और अपनी वर्कशॉप में प्रवेश किया। यह अच्छी बात थी कि वर्कशॉप की मशीनें उस मशीन के अनुरूप थीं जिस पर आप काम कर रहे थे। आयरन स्पिरिट एक गेम ही बना रहा, भले ही उसने खुद को एक सिम्युलेटर के रूप में प्रचारित किया हो। इसलिए वे बहुत अधिक लालची होकर लोगों को डराना नहीं चाहता था। हालांकि कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई कि गेम भविष्य में एक अपडेट पेश करेगा जो डिजाइनरों के गेम प्ले अनुभव को उन्नत करेगा और उन्हें अपने उपकरणों में अपग्रेड के लिए भुगतान करना शुरू करने के लिए मजबूर करेगा। फिलहाल गेम ने वेस के लिए कई चीजें आसान कर दी जिसके लिए वह आभारी महसूस कर रहा है। सीएए के लिए कच्चा माल अपनी वर्चुअल वर्कशॉप तक पहुंचाने के लिए उन्हें केवल 40,000 क्रेडिट का भुगतान करना पड़ा। वास्तव में कच्चे माल की लागत वास्तव में वेस द्वारा प्राप्त डिजिटल सामान के मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। उन्हें प्राप्त धातुओं, प्लास्टिक, चीनी मिट्टी और अन्य सामग्रियों के पैलेट डेटा का एक गुच्छा मात्र थे जिन्हें असीमित रूप से दोहराया जा सकता था। भुगतान किसी अन्य नाम पर कर की तरह अधिक कार्य करता था। इसका कुछ हिस्सा टैक्स अधिकारियों के हाथों समाप्त हो गया। वेस के मामले में ब्राइट रिपब्लिक एक अन्य भाग वेस द्वारा अपने डिजाइनों में उपयोग किए गए कई उपकरणों और घटकों के बौद्धिक संपदा मालिकों को भेजा गया। आयरन स्पिरिट चलाने वाले BSBH कॉरपोरेशन के लिए क्रेडिट का केवल एक अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा ही राजस्व के रूप में बचा रहा। खैर, अब इन सिलियों और क्षरों को कार्यशील घटकों में बदलने का समय आ गया है। वर्चुअल वर्कशॉप के 3D प्रिंटर के पास पहुंचते ही वेस ने अपने डिजिटल हाथों को रगड़ा। घर के आकार की मशीन उसकी वास्तविक ब्रह्मांड कार्यशाला में मौजूद मशीन का एक परिष्कृत संस्करण थी। इसकी अधिकांश विशेषताएं और विचित्रताएं कायम हैं। एक परिचित हाथ से वेस ने फ्रेम के ब्लूप्रिंट को लोड करना शुरू कर दिया, जो कि मे का सबसे बुनियादी हिस्सा है।
जो उस कंकाल का प्रतिनिधित्व करता है जो अन्य घटकों को जोड़ता है। चूंकि इसमें अधिकतर ठोस टुकड़े होते थे, कभी कभार टिक्का और जोड़ होते थे, इसलिए उत्पादन सुचारू रूप से होता था। युवा जेसन कोज़लोस्की ने स्पष्ट रूप से इसमें कोई गड़बड़ी नहीं की थी। फिर भी इसकी संरचना में उपयोग की गई उच्च गुणवत्ता वाली मिश्र धातुओं के कारण फ्रेम के निर्माण में आधा दिन लग गया। इसके बाद पावर रिएक्टर आया, वह हिस्सा जो ऊर्जा कोशिकाओं या संसाधित ईंधन से ऊर्जा उत्पन्न करता था। सामान्य तौर पर पावर रिएक्टर प्रौद्योगिकी का एक परिपक्व नमूना था। डेवलपर्स ने केवल कुछ प्रतिशत अधिक दक्षता या अधिकतम क्षमता प्रदान करने के लिए इसमें इधर उधर छेड़छाड़ की। किसी मशीन के वजन वर्ग को तैयार करने के लिए उन्हें आसानी से स्केल किया जा सकता है, और C1 में एक काफी अच्छी तरह से डिजाइन किया गया मध्यम रिएक्टर है। एयरकार और शटल के लंबे समय से निर्माता के रूप में नेशनल एरोमोटिव्स ने पावर रिएक्टरों की अपनी लाइनें तैयार की। जेसन ने कंपनी के R&D डिवीजन से उपलब्ध एक प्रीमियम रिएक्टर उधार लिया और इसे अपने डिजाइन में भर दिया। रिएक्टर को इसके कई लघु भागों के निर्माण में अतिरिक्त सटीकता की आवश्यकता थी। वेस ने पहले 3D प्रिंटर से इंजनों को प्रिंट किया था, लेकिन यह पहली बार था जब उन्होंने प्रत्येक को प्रिंट करने में परेशानी उठाई, मिलीमीटर आकार के घटकों को एक एक करके, और उन सभी को हाथ से एक साथ इकट्ठा किया। इस कठिन काम में पूरा दिन लग गया। वेस को लगा कि उसने पर्याप्त काम किया है, जिसमें रिएक्टर ने काम किया। इसने अच्छा प्रदर्शन किया या नहीं, यह बाद की बात है। उस अनुभव के खत्म होने के बाद इंजन पर उनका काम थोड़ा आसान हो गया। रिएक्टर के विपरीत इंजन ने प्रेरक बल उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा ली। इसने मेक को अपने अंगों को हिलाने और मैराथन प्रतियोगी की तरह दौड़ने की अनुमति दी। पावर रिएक्टर की तरह जेसन ने भी इसे अपने पिता की कंपनी से उधार लिया था, इसलिए इसमें बहुत कम नवीनताएं थीं जिससे इसका उत्पादन करना मुश्किल हो गया। जब वेस ने इंजन असेंबल करना समाप्त कर लिया तो उन्होंने इन्हें की शिल्प कौशल की अत्यधिक सराहना की। इसके बाद मानसलता आई जिसने मेक के अंगों को हिलाने के लिए प्रेरक बल का उपयोग किया। कृषि में उपयोग होने वाली सस्ती मशीनों में हाइड्रोलिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजन या कई अन्य सस्ते विकल्पों का उपयोग किया जाता है। जब पायलट तंत्रिका रूप से उनसे जुड़ा होता है तो किसी जीवित प्राणी की प्रतिक्रिया को बेहतर ढंग से अनुकरण करने के लिए लड़ाकू उपकरणों को कुछ अधिक परिष्कृत की आवश्यकता होती है। सौभाग्य से कृत्रिम मांसलता के पीछे की तकनीक एक शताब्दी से अधिक समय तक स्थिर रही, इसलिए इसका उत्पादन हवा की तरह हो गया। इसके बाद कुछ सबसे कठिन हिस्से आए, कंप्यूटर चिप्स और केबलिंग, जो एक मशीन को निर्देश और प्रसंस्करण शक्ति प्रदान करते थे। यह मेक के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का प्रतिनिधित्व करता था। चिप्स की मांग 3D प्रिंटर से सबसे अधिक थी, लेकिन अब तक वे अंतिम पीढ़ी की तकनीक थे, इसलिए उनका उत्पादन करना मुश्किल नहीं था। एक चिप के उत्पादन में लगने वाले लघुकरण और अन्य फैंसी सामान की मात्रा का ध्यान केवल एक स्वचालित कार्यक्रम द्वारा ही रखा जा सकता है। वेस को केवल छोटे चिप्स बनाने से पहले धूल और दोषों के लिए 3D प्रिंटर का निरीक्षण करने की आवश्यकता थी। विडंबना यह है कि केबलों को अधिक चालाकी की आवश्यकता थी, जैसे कि उसे पता हो कि उसकी मशीन को बहुत अधिक केबलों की आवश्यकता है। जेसन ने केबल के आकार के आधार पर विभिन्न अनुपातों में धातुओं और इंसुलेटर का एक विशेष मिश्रण चुना। केबल का एक तार अपने स्थान के आधार पर कुछ हिस्सों पर या तो मोटा या पतला हो सकता है। जब आपने बड़ी संख्या में केबलिंग जोड़ दी तो यह एक अच्छी गड़बड़ी बन गई, और अंत में वेस को लगा कि वह पागल हो रहा है। लंबे आराम और रात की अच्छी नींद के बाद वेस ने सीजर ऑगस्टस के विशेषज्ञ घटकों का निर्माण जारी रखा। ये घटक एक दूसरे से बहुत भिन्न थे,
क्योंकि जेसन ने व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सभी सर्वोत्तम घटकों की खरीदारी सूची भर दी थी। ईसीएम, रडार, बूस्टर, जायरोस्कोप, कॉकपिट, सेंसर और अन्य सभी घटक बेहद अलग अलग निर्माताओं से आए थे। इसका मतलब यह था कि वेस को हिस्सों के एक सेट पर कुछ मुद्दों पर ध्यान देना था, लेकिन हिस्सों के दूसरे सेट के साथ एक अलग क्षेत्र पर ध्यान देने की जरूरत थी। वेस ने प्रत्येक घटक का अध्ययन करते समय दस्तावेज को परिश्रम पूर्वक पढ़ा, इसलिए उसे पूर्ण विफलताओं का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि 3D प्रिंटर से कई हिस्से मामूली स्वीकार्य स्थिति में निकले। वेस के पास सबसे खराब भागों को छोड़कर सभी भागों के प्रतिस्थापन के लिए कच्चे माल का भंडार नहीं था। इसकी मदद ही नहीं की जा सकी। वह जेसन को केवल सबसे चमकदार खिलौने चुनने और उन्हें पूरी तरह से पुनः पेश करने के लिए अपने सुपर डुपर महंगे औद्योगिक पैमाने की कार्यशाला पर भरोसा करने के लिए दोषी ठहरा सकता है। मेक के अंदरूनी हिस्से का अधिकांश काम पूरा होने के बाद वेस ने मेक के सबसे महंगे हिस्से, इसके मालिकाना कवच, की ओर रुख किया। 30 साल पहले एक निर्माता को धातुओं के एक समूह को प्लेटिंग के अत्यधिक संपीड़ित टुकड़े में मिलाने के लिए नेशनल एरोमोटिव्स से एक समर्पित मशीन की आवश्यकता थी। उस समय से निर्माण तकनीक उन्नत हुई और अब जब सीएमई के लाइसेंसिंग विकल्पों के जारी होने के साथ कवच का सूत्र अर्ध सार्वजनिक ज्ञान बन गया है, सभी आधुनिक 3D प्रिंटर इसे पुनः पेश कर सकते हैं जब तक कि वे बहुत सस्ते न हों। सीजर ऑगस्टस को एक मध्यम मशीन के लिए बड़ी मात्रा में चढ़ाना की आवश्यकता थी। बड़ी भारी तलवार और ढाल ने भी इसके कुल वजन को बढ़ा दिया, जिससे मेक को लगभग भारी वजन वर्ग में धकेल दिया गया। प्लेटों का उत्पादन अपनी चुनौतियों के साथ आया। वेस की अनुभवहीनता के कारण इसकी कुछ कवच प्लेटें सामान्य से अधिक तनाव या अन्य समस्याओं के साथ 3D प्रिंटर से बाहर आ गईं। यदि वर्चुअल 3D प्रिंटर इतना अच्छा नहीं होता तो वेस कई आधी अधूरी प्लेटों में फंस सकता था। लानत है, वेस ने आप भरते हुए आखिरकार सीए के सभी घटकों का उत्पादन पूरा कर लिया। यह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक कथका देने वाला है। सितारा और न सितारा उपकरणों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। सैकड़ों वर्षों की तकनीकी प्रगति ने चीजों का निर्माण करना कठिन बना दिया है। मुझे वास्तव में सरल फंतासिया की याद आती है। अकेले इस कदम से उन्हें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उससे उनके दृष्टिकोण का विस्तार हुआ कि मेज क्या करने में सक्षम है। संभ्रांत लोगों के लिए बनाई गई लगभग आधुनिक मशीन पर काम करने से वेस को सिखाया गया कि यह लक्ष्य खंड एक युद्ध मशीन में क्या चाहता है। एक विशिष्ट मेक को नियमित फ्रंटलाइन मेक की तुलना में विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। वे एक उचित मोबाइल पैकेज में जितना संभव हो उतना कवच और पंच पैक करते हैं। ऊर्जा दक्षता नहीं है। जब आप मैदान पर किसी सहायता समूह से ईंधन या ऊर्जा सेल की अदला बदली कर सकते हैं तो यह एक समस्या अवश्य है। जेसन का सीएमई को इस प्रकार डिजाइन करना गलत नहीं था, वह इसके साथ कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया। प्रतिस्पर्धी मेच लगभग वे सब कुछ कर सकते थे जो सीजर ऑगस्टस कर सकते थे, लेकिन मैदान में थोड़ी देर तक टिके रहे। कभी कभी वह अतिरिक्त समय मायने रखता था, इसलिए खरीदार कम अतिरंजित विकल्प चुनकर खेत जताने के बजाय सुरक्षित रहना चाहते थे। सीजर ऑगस्टस भी एक अराजक युद्ध के मैदान में बनाए रखने के लिए एक कुतिया था, इसलिए आमतौर पर केवल अमीर इक्का दुक्का पायलट जो चरम प्रदर्शन की बहुत परवाह करते थे, उन्होंने मॉडल खरीदे। अगला, असेंबली। मेक को खरोंच से इकट्ठा करने के लिए वेस ने पहले फ्रेम को एक साथ रखा। मेक के कंकाल को बनाने वाले हिस्से बड़े और मजबूत बनाए गए थे, इसलिए वेस को बिना किसी जोखिम के आसानी से अपने उन्नत असेंबलर उपकौशल का अभ्यास करने को मिला।
कौशल ने असेंबलर मॉड्यूल बनाने वाले भारोत्तोलकों और हथियारों में हेरफेर करने की उनकी क्षमता में सुधार किया। जिन हिस्सों को वे जमाना चाहता था वे स्थिर रहे, जबकि जिन हिस्सों को वे स्थानांतरित करना चाहता था वे बस इधर उधर हो गए, लेकिन इससे आगे नहीं। चूंकि वेस ने पहले ही पावर रिएक्टर और इंजन को हाथ से इकट्ठा कर लिया था, इसलिए उसे केवल फ्रेम के स्लॉटेड क्षेत्रों में उन्हें नाजुक ढंग से रखने की जरूरत थी। उसके बाद वेस ने अन्य घटकों और प्रणालियों को जोड़ा जिससे में की कार्यक्षमता बनी। सबसे बड़ा टुकड़ा कॉकपिट था। उसके बाद ऊर्जा भंडारण इकाई थी जो बदली जाने योग्य ऊर्जा कोशिकाओं को संग्रहित करती थी। सभी छोटी प्रणालियों का पालन किया गया, जैसे सेंसर और बूस्टर। आखिरकार वे सबसे परेशानी वाली स्थिति में पहुंच गया। सभी घटकों को मेक पर स्थापित किया गया था, लेकिन वे एक दूसरे से अलग थलग रहे। वेस को उनमें से प्रत्येक को केबलों और पाइपों के मिश्रण से एक साथ जोड़ना था। इन अपेक्षाकृत नाजुक घटकों के बीच वेस को बहुत सारी कृत्रिम मांसपेशियों को भी निचोड़ना पड़ा। कभी कभी इसके कारण बहुत चुस्त दौरे पड़ते थे। कार्य ने वेस की सबसे अधिक परीक्षा ली। उन्होंने कई बार गड़बड़ी की, जिससे केबल को हटाना पड़ा और दोबारा से प्लेसमेंट करना पड़ा। कभी कभी उसे बलपूर्वक पाइपों के बीच एक संकीर्ण छेद के माध्यम से केबलों का एक बंडल ठूंसना पड़ता था। तनाव और हताशा के कारण वेस की उंगलियां कभी कभी फिसल जाती थीं, जिससे सभा में अक्षम्य गलतियां हो जाती थीं। प्लम्बर का काम करने के एक कठिन दिन के बाद वेस अंततः असेंबली के अंतिम चरण में पहुंच गया। उन्होंने कवच प्लेटों को एक साथ रखने में अधिक इत्मीनान से समय बिताया। कभी कभी अनुचित केबलिंग के कारण प्लेटें अपनी स्थिति पर टिकने में विफल हो जाती हैं। कवच के टुकड़ों को उनके स्थान पर ठूंसने के लिए वेस को कभी कभी समस्या वाले क्षेत्रों पर हल्के से हथौड़ा मारना पड़ता था। इससे यह साबित हो गया कि उसके द्वारा बनाए गए हिस्से घटिया गुणवत्ता के थे। आखिरकार यह हो गया। वेस ने थकावट से जमीन पर लेटते हुए कहा। डायग्नोस्टिक्स और डिबगिंग अभी भी पृष्ठभूमि में चल रही थी, लेकिन आयरन स्पिरिट ने इस स्तर पर सामने आने वाले अधिकांश मुद्दों का ध्यान रखा। आप क्या सोचते हैं, सिस्टम? क्या मैंने अच्छा काम किया? आप मुझे अभी तक मूल्यांकन क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं एक डिजाइनर, सिस्टम केवल डिजाइन का मूल्यांकन करता है, प्रतियों का नहीं। चूंकि आप सीजर ऑगस्टस सीएमई के डिजाइनर नहीं हैं, इसलिए आप इसे 1000 बार भी निर्मित करने पर भी कोई डिजाइन पॉइंट अर्जित नहीं करेंगे। कृपया कड़ी मेहनत करें और अपने स्वयं के डिजाइन बनाएं। यह समझ में आया। सिस्टम किसी तकनीशियन या फैक्ट्री पर्यवेक्षक को लाना नहीं चाहता था। मैं एक डिजाइनर का मुख्य काम डिजाइन बनाना होता था। मशीन को व्यक्तिगत रूप से बनाने का कार्य केवल मशीन को बेहतर ढंग से समझने या उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। वेस केवल आयरन स्पिरिट द्वारा दिए गए आंकड़ों पर भरोसा कर सकते थे कि उन्होंने अपना पहला सीजर ऑगस्टस कितनी अच्छी तरह बनाया था, और अब तक उसने जो पढ़ा उसमें खबर अच्छी नहीं लग रही थी। अध्याय 14। मेक की विशिष्टताओं को पढ़ते हुए वेस को लगा कि उसकी सारी संतुष्टि गायब हो गई है। उन्होंने निश्चित रूप से एक अत्यधिक उन्नत मशीन बनाने का कठिन कार्य पूरा किया। उनकी समझ की कमी और उपकरण के साथ उनकी खराब दक्षता ने मशीन के साथ कई समस्याएं पैदा की। जिस सीजर ऑगस्टस को उन्होंने बनाया वे फैक्ट्री मानक स्टॉक मॉडल की तुलना में फीका था। कई मानदंडों में कुछ प्रतिशत अंक की कमियां दिखाई गईं। वे प्रतिशत अंक मशीनी बाजार में एक खाई बन सकते हैं। जब पायलट स्टॉक में खरीदना चाहते थे तो वे कम से कम मानकों का पालन करने की मांग करते हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि किसी भी समझदार पायलट ने घटिया लाइसेंस प्राप्त प्रति के लिए पूरी कीमत चुकाई हो। वेस ने सीजर ऑगस्टस और उसके वेरिएंट की खोज करने में समय लिया। वे कितने कम थे?
वास्तविक ब्रह्मांड के विपरीत सीजर ऑगस्टस को थोड़ी अधिक लोकप्रियता मिली। जब आप आयरन स्पिरिट के छोटे गेम मोड जैसे कि 1v1 और 2v2 एरेना खेलते हैं तो सीमित ऊर्जा जैसे तार्किक मुद्दे बहुत कम मायने रखते हैं। बार बार मरम्मत की पेचीदा समस्या को हाथ हिलाकर हल किया जा सकता है, क्योंकि जब तक आपके पास खर्च करने के लिए सोना या क्रेडिट है तब तक गेम हर चीज का ख्याल रखता है। जिन खिलाड़ियों ने सीजर ऑगस्टस को खरीदा वे सामान्य से अधिक समृद्ध थे, लेकिन उन्होंने अपने मैच की अधिक मांग भी की। उनका उच्च प्रदर्शन वाली मशीन के लिए थोड़ा अधिक भुगतान करने की इच्छा से वेस को फिलहाल कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि उनका अपना उत्पाद बेकार था। फिर भी मेरे पास इससे छुटकारा पाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैंने इसके आभासी निर्माण में ढेर सारा श्रेय लगाया है। मुझे कम से कम लागत वसूल करने में सक्षम होना चाहिए। कोई अन्य विकल्प न होने पर वेस ने बिक्री पृष्ठ पर स्विच किया और अपना पहला सीजर ऑगस्टस बिक्री पर रखा। उन्होंने 45,000 क्रेडिट की अस्थायी कीमत रखी। मूल्य सीमा के कारण यह एक सौदे जैसा प्रतीत होता है, भले ही यह अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन न कर रहा हो। सीजर ऑगस्टस CM एक स्तर 5 सितारा बेस मॉडल। सीजर ऑगस्टस CM खरीद मूल्य 7,50,000 सोना 50% प्रीमियम कीमत 45,000 उज्ज्वल क्रेडिट। आशा है कि कुछ विद्वान विनिर्देशों को गहराई से पढ़े बिना ही इसे समझ लेंगे, अन्यथा उसे स्टोर पर वापस जाना होगा और इससे तेजी से छुटकारा पाने के लिए कीमत फिर से कम करनी होगी। उसके पास अभी भी बहुत सारे क्रेडिट की कमी थी और उसके पास एक और वर्चुअल मेक बनाने के लिए कोई रिजर्व नहीं बचा था। मैं कुछ दिनों में पुनः जांच करूंगा, वेस ने आशा से कहा, लेकिन वे HSI टोन की गंभीरता को दूर नहीं रख सका। एक बात पक्की है, अगर मैं इस क्लस्टर बकवास को सुलझाना चाहता हूं तो मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कुशल होने की सख्त जरूरत है। वेस ने अपनी स्थिति की जांच की और पाया कि उसने स्किल ट्री में पहला कौशल हासिल करने के लिए पर्याप्त DP प्राप्त कर ली है। एक प्रमुख कौशल श्रेणी के रूप में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीखना सस्ता था, लेकिन इसमें महारत हासिल करना बहुत महंगा था, लेकिन बाद में यह एक समस्या थी। फिलहाल उन्होंने कौशल के पहले स्तर को हासिल करने के लिए 200 DP खर्च किए, जिसे सिस्टम ने अक्षम कहा। वेस के दिमाग में कच्ची जानकारी और ज्ञान प्रवाहित हुआ। जितना ज्ञान वे संभाल सकता था उससे अधिक ज्ञान कुछ ही मिनटों में उसके मस्तिष्क में घर करने की कोशिश की और इसने उसे लगभग खाली कर दिया। वह फर्श पर गिर गया और उसने अपना सिर पकड़कर अपनी चीखें रोकने की कोशिश की। डेटा के अनगिनत अप्रासंगिक टुकड़े उसके दिमाग में दब गए। लकी इतना भयभीत हो गया कि किसी भी घुसपैठिए से सावधान होकर कैबिनेट तक कूद गया। लगभग 10 मिनट के बाद दबाव कम हो गया। वेस ने गहरी सांसें छोड़ी क्योंकि उसने अपना संयम वापस पाने की कोशिश की। ऐसा लगता था कि अधिकांश डेटा उसके दिमाग के पीछे फेंक दिया गया था, जो फिलहाल पहुंच से बाहर था। शायद बाद के कौशल उन्नयन ने इसके कुछ हिस्सों को खोल दिया। अजीब। अपने आप को शांत करने के लिए उसने एक ब्रेक लिया और लकी को टहलने के लिए बाहर ले गया। वह और उसके पिता कई वर्षों तक जंगलों और मैदानों के इस हिस्से के पास रहते थे। उपनगरों में उनके बचपन का घर बेच दिया गया था। नए मालिकों ने संपत्ति को बड़े चाव से ले लिया था। इसके बजाय उनके पिता शहर के ठीक बाहर एक सेकेंड हैंड मॉड्यूलर वर्कशॉप बनाने के लिए चले गए। प्रकृति के करीब इसका स्थान बेहतर गोपनीयता प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि यदि किसी कारण से उसकी कार्यशाला में विस्फोट हो जाए तो कुछ भी क्षतिग्रस्त न हो। क्या आपको सिस्टम द्वारा आपको मुझे उपहार में देने से पहले का जीवन याद है? जब वह पास की झाड़ियों में खोजबीन कर रहा था तो मणि बिल्ली ने हैरान स्वर में म्याऊं म्याऊं की। पता नहीं, वेस ने कहा।
उसने अपनी बाहें फैलाई और अपना सिर ऊपर उठाकर रंगीन आकाश की ओर देखा। यह मेरा गृह ग्रह है। मैंने लगभग पूरी जिंदगी उसे जिया। मैंने केवल तभी छोड़ा था जब मैं राजधानी में कॉलेज गया था। रिटायर सब्बर ग्रह ने ब्राइट रिपब्लिक की सरकार को बैठाया। उन्होंने वहां की जलवायु को मानव के रहने के लिए अनुकूलतम बनाने के लिए भारी नियंत्रण किया। विशाल शहर, फैंसी विला और टेरान और स्वदेशी वन्य जीवन के विशाल विस्तार ने इसे एक स्वर्ग में बदल दिया, जो महंगा था लेकिन फिर भी सुखद था। फिर भी वेस ने क्लाउडी कर्टेन की उबड़-खाबड़ और बंजर भूमि को काफी पसंद किया। भू निर्माण निगम, जिन्होंने चट्टान की गेंद को एक जीवित निर्वाह गृह में बदल दिया, केवल न्यूनतम कार्य करने के लिए ही रुके रहे। विसंगतियां सामने आने पर भी वे अपनी मोटी तंग वहां लेकर चले गए। स्थानीय हवा की गंध मानक टेरान मानक से भिन्न थी। गर्मियां कभी भी अधिक समय तक नहीं रहीं और हर दिन लगभग बादल छाए रहते थे। यही उसका घर था। वह पहले क्लाउडी कर्टेन का निवासी था और उसके बाद ब्राइट रिपब्लिक का नागरिक था। आकाशगंगा के बाकी हिस्सों में होने वाली कुछ परेशानियों ने उसे इस शांत ग्रह पर चिंतित कर दिया। आकाशगंगा का यह कोना सभ्य क्षेत्र के बाहरी इलाके में था। इसमें कुछ सितारे थे, बहुत अधिक विदेशी संसाधन नहीं थे और केवल कुछ छोटे विदेशी राज्य ही ब्राइट रिपब्लिक की सीमांत सीमाओं को साझा करते थे। मेक लड़ाइयां कभी कभार ही होती थीं। गणतंत्र और आक्रामक वेसिया साम्राज्य के बीच युद्धों के अलावा मैककोर को सबसे अधिक अकेले अपराधियों और छोटे दस्यु समूहों को संभालना था जो बड़े पड़ोस में शिकार करने के लिए बहुत कमजोर थे। इससे कुछ लोगों के लिए शांति और स्थिरता का जीवन एक ईर्ष्यापूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई। उनके पिता ने स्नूजी क्लाउडी कर्टेन में अपना घर बनाने के लिए जानबूझकर रिटसवर्ग और बेनथीम के जीवंत ग्रहों को छोड़ दिया। जब वे इस ग्रह पर बड़ा हुआ तो उसने महसूस किया कि वह अपने सहपाठियों और अपने आसपास के अन्य लोगों से अलग नहीं है। जब उन्होंने रिटसवर्ग में अध्ययन किया तभी उन्हें एहसास हुआ कि आकाशगंगा के बाकी हिस्से अलग अलग गति से घूम रहे हैं। इससे वह भयभीत भी हुआ और उत्साहित भी। आखिरकार वे इस दृढ़ता से एक डिजाइनर बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए इस जटिल अस्पष्ट दुनिया में प्रवेश किया। बस इस फैसले ने ही उन्हें सरकार, व्यापार संघों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य लोगों के संपर्क में ला दिया। वह आकाशगंगा से जुड़ा हुआ महसूस करता था, जैसे कि उसने जो कुछ भी किया उसने शेष मानव सभ्यता को प्रभावित किया। थोड़ा ही सही, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका अस्तित्व मायने रखता है। मैं किस तरह की बकवास सोच रहा हूँ। मुझे काम पर वापस जाना चाहिए। वेस ने निर्णय लिया और लकी को वापस कार्यशाला में ले गया। इसी बीच उन्होंने मेलिंडा को फोन किया। नमस्ते चचेरा भाई। हे वेस, मैं आपको इस सप्ताह के अंत में वापस मेल करने वाला था। तो क्या आपके पास कोई परिणाम है जिसे आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं? मेलिंडा ने इंटरप्लेनेटरी पर कुछ दस्तावेज भेजे। सीजर ऑगस्टस एक दुर्लभ जानवर है, इसलिए मेक कॉर्प्स ने कभी भी आधिकारिक तौर पर इसका कोई मॉडल नहीं खरीदा। हालांकि यह बड़े साम्राज्यों के अधिकारियों से भागने वाले समुद्री डाकुओं द्वारा संचालित कुछ मॉडलों के संपर्क में आया। उन्होंने कमोबेश एक को भी बरकरार रखा। क्या उन्होंने इसके साथ कुछ किया? मेक कभी कभी पेनी पिचर्स हो सकते हैं, लेकिन वे एक कार्यात्मक मेक को नहीं फेंकेंगे। वेसनों के साथ सीमा झड़प में उलझने से पहले एक कुशल पायलट ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और कुछ वर्षों तक इसका संचालन किया। इसने अपना बायां पैर और कमर का एक हिस्सा खो दिया। जब यह हैंगर में वापस आया तो कोर ने फैसला किया कि इसे फिर से ठीक करने की कोशिश करने से ज्यादा परेशानी थी, इसलिए उन्होंने बाकी को स्क्रैप के लिए बेच दिया। लानत है, तो यह अब ठीक हो गया है। हाँ,
सीटों तक पुनर्नवीनीकरण किया गया। खैर, इसके नवीनीकरण की मेरी आशा बनी हुई है। तो वैसे भी मैककोर ने सीएए के बारे में एक या दो चीजें सीखी होंगी, ठीक है। आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने सीएए की सेवा करने वाले तकनीशियनों में से एक का पता लगाया। वह प्रभावशाली था और थोड़ा खतरनाक भी। यदि मेलिंडा किसी अनुभवी को बहुत अधिक परेशान करती है तो वह मुसीबत में पड़ सकती है। इसके बारे में चिंता मत करो, चचेरे भाई। मेलिंडा कुम पर मुस्कुराई। उसने सीजर ऑगस्टस को बनाए रखने के लिए एक कुतिया के रूप में पाया, लेकिन वे अभी भी इसकी कमी महसूस करता है। उन्होंने मेक के बारे में अपने पास रखे नोट्स मुझे स्वतंत्र रूप से दिए। मैंने इसे इस कनेक्शन के माध्यम से भेजा है, इसलिए आपके भंडारण में वे पहले से ही होने चाहिए। इससे बहुत मदद मिलेगी। समय लेने के लिए शुक्रिया। मैं आगे देख रहा हूं कि आप क्या कर सकते हैं। जब आप कोई डिजाइन पूरा कर लें तो मुझे अवश्य कॉल करें और अपना काम दिखाएं। करूंगा। जब वेस अपनी कार्यशाला में लौटा तो उसने मेलिंडा द्वारा भेजे गए दस्तावेजों का अवलोकन किया। सेवानिवृत्त तकनीशियन ने अपने विचारों को अव्यवस्थित तरीके से व्यक्त किया था। उनके कई विचारों में कोई स्पष्ट क्रम नहीं था। वेस ने अव्यवस्थित शब्दों और प्रचुर शब्दजाल को कुछ सुपाठ्य बनाने में काफी समय बिताया। जो उसे मिला उससे उसका दिमाग खुल गया। तकनीशियन स्पष्ट रूप से सुधार और जोरी हेरा फेरी में कुशल था। उन्होंने नेशनल एरोमोटिव्स से आधिकारिक प्रतिस्थापन भागों के बिना भी सीजर ऑगस्टस को वर्षों तक चालू रखा। हालांकि नोट्स में कोई योजनाबद्ध या ब्लूप्रिंट नहीं था, लेकिन तकनीशियन द्वारा किए गए परिवर्तनों और तर्कों को जानने से वेस को अपनी अनुकूलन योजनाओं के बारे में पहले से ही विचार मिल गए थे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उनके नए अर्जित कौशल ने उन्हें पुनः रूट किए गए केबलों और स्थानांतरित सिस्टमों के कच्चे चित्रों को समझने में भी मदद की। सेवानिवृत्त तकनीशियन ने अपना कुछ खाली समय सबसे समस्याग्रस्त उलझनों के लिए एक बेहतर लेआउट के साथ आने में बिताया। उनमें से बहुत से व्यवहार्य नहीं दिखे, लेकिन तकनीशियन कुछ अनुकूलन के साथ आने में सफल रहे, जिससे मशीन को बनाए रखना थोड़ा आसान हो गया। सामग्री को पचाने के बाद वेस को तुरंत एक डिजाइन पर काम करने की इच्छा हुई। वह तुरंत डिजाइनर के पास गया और सीजर ऑगस्टस पर अपने कुछ विचारों को शामिल करना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले आसान समाधानों पर काम किया। उन्होंने कुछ घटकों को स्थानांतरित किया, कभी कभी उन्हें केवल 1 मिलीमीटर स्थानांतरित किया, कभी कभी उन्हें बाएं से दाएं बदल दिया। इन कार्रवाइयों के बाद उन्होंने कुछ केबलों को खोल दिया और उन्हें एक अलग चैनल के माध्यम से पुनः रूट कर दिया। जब वे पीछे हटे और अपने परिवर्तनों की प्रशंसा की, तो उन्हें एहसास हुआ कि तकनीशियन के सुझावों का आधार वास्तविकता पर आधारित था। सुझावों के अनुसार उन्होंने जो संशोधन किए, उससे मशीन के उत्पादन और रखरखाव में थोड़ी परेशानी कम हो गई। अब जब मैंने नीचे लटके हुए सभी फल चुन लिए हैं, तो असली काम शुरू करने का समय आ गया है। वेस का इरादा सीएए को व्यावहारिक रूप से शुरू से ही नया स्वरूप देने का था। बस यहाँ वहाँ कुछ बदलाव करने से इसमें कटौती नहीं हुई। इसलिए वेस ने अपने होंठ काटे और अधिक कठोर संशोधनों की व्यवहार्यता का परीक्षण करना शुरू कर दिया। कुछ तकनीशियनों द्वारा सुझाए गए और कुछ उन्होंने खेल में इसके डिजाइन को तैयार करने के बाद खुद ही समझ लिए। उनके द्वारा किए गए परिवर्तनों ने बेस मॉडल में केवल क्रमिक रूप से सुधार किया। सीमित ज्ञान और घटक लाइसेंस की कमी के कारण वेस को हर जगह सीमाओं का सामना करना पड़ा। इसके केंद्र में एक ह्यूमनॉइड मशीन ने मानव शरीर की कार्यप्रणाली का अनुकरण किया। हालांकि सैकड़ों वर्षों की प्रगति ने मशीन की यांत्रिक कार्यप्रणाली को और अधिक परिष्कृत बना दिया है, फिर भी यह उन्हीं नियमों का पालन करता है।
यदि वेस ने मनमाने ढंग से कुछ केबलों को काट दिया या उसके साथ खिलवाड़ किया अनुपात में, वे डिजाइन को एक अव्यवहार्य गड़बड़ी में बदल सकता है, जैसे कि अगर वे वास्तविक मानव शरीर के साथ खिलवाड़ करता है। कुछ लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या मेघ विकसित होकर जीवन बनेगा। वेस को कॉलेज में कभी कभार होने वाली इन दार्शनिक चर्चाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने खुद को यह सोचकर धोखा नहीं दिया कि वह नए यंत्र बनाकर भगवान की भूमिका निभा रहा है। वे हमेशा सोचते थे कि उनके सहपाठी जो इस तरह से बात करते थे, मेक डिजाइन और व्यवसाय को एक विलासिता मानते थे। वेस ने अधिक डाउन टू अर्थ भीड़ के साथ घूमना पसंद किया, जो नौकरी को अपने घरों की रक्षा करने वाले मेक पायलटों की सहायता करने के तरीके के रूप में मानते थे। एक सप्ताह बीत गया और वेस ने कुछ उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कौशल को नौसिखिए तक उन्नत करने के लिए पर्याप्त डीपी भी अर्जित की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी बेहतर अंतर्दृष्टि के साथ उन्होंने कुछ समस्याग्रस्त स्थानों को भी सरल बनाया। इससे प्रदर्शन में गिरावट जरूरी हो गई, लेकिन जो कुछ उन्होंने विशिष्टताओं में खोया, उससे कहीं अधिक उन्होंने विनिर्माण और मरम्मत में आसानी के मामले में हासिल किया। हालांकि वेस ने जानवर को वश में करने में कुछ मामूली प्रगति की थी, फिर भी इसने अपनी आवश्यक जंगलीपन और क्रूरता को बरकरार रखा। मेरे पास अभी भी एक लंबी सड़क है, लेकिन मैं उस सीमा तक पहुंच रहा हूं जो मेरे कौशल और कल्पना कर सकते हैं। वह केवल आधे अधूरे डिजाइन के साथ आने में कामयाब रहे, जबकि वह तब तक इंतजार करना चाहता था जब तक वह डीपी की अपनी स्थिर आय के साथ कुछ और कौशल हासिल नहीं कर लेता। उसे अपने डिजाइन को व्यक्तिगत रूप से बनाकर मान्य करना पड़ा। हाथों हाथ लिए बिना उनका सारा काम सैद्धांतिक बनकर रह गया। वेस ने डिजाइन को तब अंतिम रूप दिया जब वह अपनी क्षमता की सीमा तक पहुंच गया। उन्होंने एक प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर इस संस्करण का नाम नीरो रखा, जो प्राचीन टेरान इतिहास में सीजर ऑगस्टस के समान समय अवधि में रहता था। सच कहूं तो वेस को इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उसने गैलेक्टिक नेट पर कुछ अच्छे नामों की आकस्मिक खोज की और नीरो एक मिश्रित मूल्यांकन के साथ किसी व्यक्ति के रूप में सामने आया। यह उनके अपने बारे में सोच से बिल्कुल मेल खाता है। यही बात उन्होंने अपने हाल ही में तैयार डिजाइन के बारे में भी सोची थी। कम से कम उन्होंने आगे बढ़कर डिजाइन का नाम बास्टर्ड सन नहीं रखा था। कम से कम यह कहा जा सकता है कि डिजाइन के बारे में सिस्टम का मूल्यांकन हल्का था। इसके सभी मुख्य सिस्टम और कवच इसके स्टॉक मॉडल के समान ही रहे, इसलिए सिस्टम ने उन्हें प्रयास के लिए कम रेटिंग दी। वेस सिस्टम से जो एकमात्र चीज हासिल करने में कामयाब रहा, वे जटिल लास्ट जेन मॉडल पर आधारित डिजाइन के कारण 10 डीपी का मूल इनाम था। वह एक वर्चुअल मशीन का निर्माण शुरू करने के लिए तैयार था। जब वेस ने आयरन स्पिरिट में लॉग इन किया और बाजार अनुभाग का दौरा किया, तो उसे आश्चर्य हुआ कि किसी ने वास्तव में उसका आधा पक्का हुआ सीजर ऑगस्टस खरीदा था। द ग्रैंड ग्रीन रोड। उपयोगकर्ता नाम बिल्कुल अजनबी जैसा लग रहा था। वेस ने अपनी मित्र सूची की जांच की और कुछ भी नहीं पाया। गैलेक्टिक नेट पर खोज करने से केवल यह पता चला कि खिलाड़ी कोई सेलिब्रिटी नहीं था। ग्रैंड ग्रीन रोड कौन है? खैर, वह जो भी था, उसने वेस को बहुत सारी मुसीबतों से बचाया। जो कुछ भी, चूंकि मशीन बिक गई, मेरे पास नीरो बनाने के लिए पर्याप्त श्रेय है। उसने खरीदार की पहचान को अपने दिमाग में डाल लिया और काम पर जाने के लिए आभासी कार्यशाला में प्रवेश किया। वह यह देखने के लिए उत्सुक था कि क्या उसके द्वारा निर्मित नीरो मानक CE की विशिष्टताओं से मेल खा सकता है। अध्याय 15। फादर ब्राइट रिपब्लिक का केंद्र रिट्सबर्ग में था। हालांकि बेनथाइम ने अपनी जीवंत अर्थव्यवस्था और उदार आवास नियमों के साथ संस्थापक ग्रह को पीछे छोड़ दिया,
फिर भी रिट्सबर्ग स्वगृह राज्य की सरकार की सीट बना रहा। केवल विरासत में मिले और प्रतिष्ठित परिवारों को ही इसके आलीशान आवास जिलों में रहने की अनुमति थी। ऐसे ही एक जिले में शांत नदी के किनारे मामूली विला की एक कतार टिकी हुई थी। उनमें से एक विला के पिछवाड़े में एक आदमी एक फोल्डिंग कुर्सी पर लेटा हुआ था और उसने अपने सामने मछली पकड़ने का एक डंडा रखा हुआ था। उसके पास एक खाली बाल्टी पड़ी थी जो मछलियों को घर वापस ले जाने का इंतजार कर रही थी। एक रकार संरक्षित जिले के पास पहुंचा। स्थानीय रक्षा प्रणालियों द्वारा इसके ट्रांसपोंडरों की जांच करने और किसी भी खतरे के लिए वाहन को स्कैन करने के बाद इसने वाहन के दृष्टिकोण को मंजूरी दे दी। ट्रक कार आसानी से गैराज के बगल वाले लैंडिंग पैड पर उतर गई। दरवाजा खुलने पर एक वर्दीधारी व्यक्ति का तराशा हुआ चेहरा सामने आया। वह आदमी तेजी से पीछे की ओर बढ़ा, जैसे कि पहले से ही पता हो कि विला के रहने वाले ने अपना समय वहां बिताया है। पिता बेंजामिन लार्कसिंसन ने अपनी नजर बब्बर से हटा ली और नए आगमन को देखा। संदूक उतना ही लापरवाह जितना मैं हमेशा देखता हूँ। आपने अपने प्यारे बूढ़े पिता से मिलने के लिए भी समय निकाला है। बच्चे कैसे हैं? हमेशा की तरह झगड़ालू। वर्दीधारी थोड़ा सा मुस्कुराया और ढीला पड़ गया। मुझे नहीं पता कि आप हम सभी सातों को कैसे बड़ा करने में कामयाब रहे। मेरी भी एक अच्छी पत्नी थी, आपकी भी। आर्क चाहे सेवा में आपका कितना भी समय लगे, अपने परिवार को मत भूलिए। अगर आपकी पत्नी और बच्चों की खुशियां खतरे में हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यह आधा कारण है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आर्क ने सिर हिलाया। जिसके बारे में बोलते हुए मुझे अपने बड़े भाई की खबर मिल सकती है। रिंकोल मुझे नहीं पता कि वह किस उलझन में है। वह हमेशा है आप में से सबसे अधिक मितभाषी व्यक्ति रहा हूँ। वह अपने बेटे को खजाने की तरह प्यार करता है, तो वह मेरे पास क्यों नहीं आया? क्या वह सोचता है कि मैं उससे कम व्यवहार करूंगा? हमने रिंकोल के गायब होने से पहले पिछले वर्ष की गतिविधियों को खंगालने में कुछ समय बिताया है। ऐसे कुछ मौके आए जब वह ग्रिड से बाहर चला गया। मुझे संदेह है कि वह संघर्ष क्षेत्र का दौरा करने के लिए गुप्त रूप से गया था। यात्रा के समय को ध्यान में रखते हुए यह उस समय से मेल खाना चाहिए जब उसका पता नहीं लगाया जा सका। बेंजामिन उन शब्दों पर मुंह बना लिया। समुद्री डाकू, अब मेरे लड़के ने क्या कर दिया? मैंने आप में से किसी को भी आकाशगंगा के मैल से निपटने के लिए नहीं खड़ा किया है। दुर्भाग्यवश रास्ता यहीं खत्म हो जाता है। हमारे पास यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है कि रिंकोल अक्सर किस संघर्ष क्षेत्र में जाता था। हम उनके द्वारा छोड़े गए सभी डेटा उपकरणों का विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन वे अपने पीछे छोड़े गए ट्रेल्स के साथ बहुत अनुशासित हैं, इसलिए हम उन स्रोतों से बहुत अधिक उम्मीद नहीं कर रहे हैं। आह भरते हुए बेंजामिन ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे मेरे पोते के बारे में बताओ। वे इसके आसपास कुछ विसंगतियां हैं जो एक संदिग्ध तस्वीर पेश करती हैं। हालांकि वह रिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में एक साधारण छात्र रहा है, लेकिन अब तक सक्रिय रहने के 1.5 महीने में उसका प्रदर्शन औसत से ऊपर रहा है। ऐसा लगता है जैसे अब उसे पंख मिल गए हैं क्योंकि वे आजाद है। रिपोर्ट देखकर बेंजामिन मुस्कुराए। मैं हमेशा उम्मीद करता था कि वे से एक बार हमारे करियर पथ में शामिल होने में असमर्थता से उबरने के बाद अपनी क्षमता को पकड़ लेगा। मुझे खुशी है कि आखिरकार उसे अपना रास्ता मिल गया और उसने दुनिया में अपनी भूमिका अपना ली। वित्त पोषण अभी भी परेशानी भरा बना हुआ है। उत्पादन लाइसेंस अनुदान प्राप्त करने के बावजूद वे इसे संपत्ति का लाभ उठाने में असमर्थ है। यदि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है तो वे अपने आसन ब्याज भुगतान को पूरा करने में विफल रहेगा। पिताजी,
यदि वह कम आता है तो क्या आप उसकी मदद करेंगे? नहीं, आखिरी क्षण में भी नहीं। रिंकोल को उन ऋणों को प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ा, इसलिए हमें उसकी योजनाओं को अंत तक देखना चाहिए। मैं नहीं मानता कि उसने अपने बेटे पर पकड़ खो दी है, भले ही वे अस्वस्थ हो। नदी धीरे धीरे धारा के साथ बह रही थी। आसमान में सूरज बहुत चमक रहा था। इस जोड़े में एक शांत शांति छा गई जब पिता मछली पकड़ते रहे जबकि बेटा अपने नोट्स को व्यवस्थित करता रहा और संबंधित दस्तावेजों को अपने पिता के कार्यालय में भेजता रहा। मेरे पोते का काम कैसा है? वह और अधिक फैंटासिया संस्करण नहीं बना रहा है ना? पैसे जुटाने के लिए उन्होंने अपने अधिकांश स्टार वर्चुअल लाइसेंस बेच दिए। वह सीजर ऑगस्टस पर महारत हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मैंने उसका पहला मेक खरीदा, जो असंशोधित है और सिमुलेशन में परीक्षण किया गया है। क्या यह बराबर था? जरूरी नहीं। आर्क ने अस्वीकृति में अपना सिर हिलाया। यदि वेस ने वास्तविक ब्रह्मांड के समान ही घटिया में का उत्पादन किया, तो जैसे ही वे एसोसिएशन में इसे प्रमाणित करने का प्रयास करेगा, उसे भगा दिया जाएगा। अधिकांश सभ्य मानव स्थानों में मेच जैसे हथियारों को कड़े नियंत्रण का सामना करना पड़ा। डिजाइनरों और निर्माताओं को केवल एक मशीन का उत्पादन करने की अनुमति थी यदि उनके पास आवश्यक लाइसेंस हों। जब उन्होंने एक मे का उत्पादन पूरा कर लिया, तो उसे बिक्री पर लगाने की अनुमति प्राप्त करने से पहले उन्हें स्थानीय मेक ट्रेड एसोसिएशन में प्रमाणित करने की आवश्यकता थी। एमटीए एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन था जिसकी शाखाएं लगभग हर मानव राज्य में थीं। मेक दुनिया के एक विशाल काय है। उन्होंने मेक के नागरिक उत्पादन और बिक्री को नियंत्रित किया। ब्राइट रिपब्लिक जैसे अधिकांश राज्यों ने उन्हें अपने क्षेत्रों में ऐसा करने के लिए आधिकारिक समर्थन दिया क्योंकि वे इसमें अच्छे थे और सख्त तटस्थता का पालन करते थे, कभी भी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करते थे। किसी भी मामले में अगर आपने कहा कि वे इसका उत्पाद एमटीए के सख्त प्रमाणीकरण को पारित नहीं कर सका, तो उसके सामने एक लंबी सड़क थी। यदि वे इस एक महीने के भीतर अपनी कमजोरियों को दूर करने में कामयाब हो जाता है, तो वे एक प्रमाणीकरण पारित करने वाली मशीन का उत्पादन करने में सक्षम हो सकता है। लेकिन इसके लिए बहुत कम समय में बहुत अधिक प्रगति की आवश्यकता थी। यह समय पर निर्भर करता है। बेंजामिन ने सोचा, यदि ब्याज का भुगतान उसके सिर पर नहीं लटका होता, तो वेस अपनी क्षमताओं से परे एक मेक बनाने में जल्दबाजी नहीं करता। यह बैंक की ओर से सुविधाजनक समय है कि उन्होंने एक भी कदम से समझौता किए बिना उसके सिर पर इस तरह का शब्द लटकाने का फैसला किया। आर्क ने दस्तावेजों का एक और सेट बेंजामिन के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया। हमने क्लाउडी कर्टेन प्लानिटरी बैंक को देखा है। शेयरधारक और कर्मचारी साफ सुथरे हैं। उनकी किताबें भी क्रम में हैं। स्थिति वैसी ही है जैसी दिख रही है। बैंक ने वेस के व्यवसाय की व्यवहार्यता का नकारात्मक मूल्यांकन किया और मूल्य में गिरावट से पहले संपत्तियों पर दावा करना चाहता है। लालची कमीनों। हालांकि मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि वे इससे अधिक कुछ नहीं है। मुझे दूसरी यात्रा की परेशानी से बचाता है। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार वेस को अभी एक नए वर्चुअल मेक पर काम करना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि जब वे इसे बिक्री के लिए रखें तो मैं इसे खींच लूं? हाँ, और आपके उस गेम में उसके द्वारा बेचे जाने वाले प्रत्येक संस्करण में से एक खरीदना जारी रखें। मैं चाहता हूं कि आप इस तरह से उसकी प्रगति पर नजर रखें और जब वे काम पर हो तो उसे थोड़ा धक्का दें। हालांकि अब और न खरीदें। मैं नहीं चाहता कि वह आत्मसंतुष्ट हो जाए। समझ गया पिताजी। और कुछ तथाकथित फ्यूचर सन्स टेक्नोलॉजी की खोज करते रहे इन संस्था
सीजर ऑगस्टस का उत्पादन लाइसेंस देने की ताकत रखने वाला कोई भी संगठन एक अस्पष्ट खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। हम अभी भी उस मोर्चे पर अधिक प्रगति नहीं कर सके हैं क्योंकि वे यूरोप अर्थ साम्राज्य में स्थित हैं। उनके कॉरपोरेट कानून बहुत अधिक अपारदर्शी हैं, जानबूझकर ऐसा किया गया है। अगर हम अपने स्रोतों का उपयोग भी करें तो भी उन्हें कुछ नहीं मिल पाएगा। बेंजामिन ने एक तरफ थूक दिया। आर्क, मुझे संस्थान के शेयरधारकों या दाताओं को जानने की आवश्यकता नहीं है। बस यह पता करें कि क्या कोई न्यूरूबर्थन या कोई विदेशी स्थानीय कानूनों का फायदा उठाकर नियम तोड़ रहा है। यह करने योग्य होना चाहिए। मैं आपके निर्देशों को आगे बढ़ाऊंगा। अभी के लिए यह आपकी थाली में पर्याप्त होना चाहिए। मुझे मेरी मछली पकड़ने के लिए छोड़ दो। मैं बाद में दस्तावेजों पर गौर करूंगा और 1 या 2 दिन में आपको अपने विचार भेजूंगा। अच्छे से, अलविदा। जैसे ही आकविला से बाहर निकला, बेंजामिन ने अपनी आंखें आराम की और मुस्कुराया। उसने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी को मजबूती से पकड़ रखा था। कैसा पिता अपने बेटे को छोड़ देता है। मछली ने फिर भी नहीं काटा। क्लाउडी कर्टेन पर वापस, वेस ने आयरन स्पिरिट में नीरो का निर्माण पूरा करते हुए एक लंबी सांस छोड़ी। अनुकूलित सीजर ऑगस्टस मॉडल में अभी भी समस्याएं थीं। हालांकि पूर्व अनुभव और कुछ खराब स्थानों को कम करने के लिए किए गए विभिन्न संशोधनों के साथ वेस को निर्माण के दौरान कम जोखिम का सामना करना पड़ा। C1 नीरो, जैसा कि उन्होंने इसे नाम दिया था, अभी भी कुछ कठिनाइयों का कारण बना, विशेष रूप से इसकी कवच प्लेटों के साथ, जिन्हें वेस ने संशोधित नहीं किया था। कवच प्लेटों के लिए एक समाधान ढूंढना सिस्टम ने फॉल बैक की पेशकश की। जब तक वेस कीमत वहन कर सकता था, इसके स्टोर ने विभिन्न सामान बेचे। दुकान में उसे जो सबसे सस्ता वैकल्पिक कवच मिला, उसकी कीमत कम से कम 1000 डीपी थी। वेस ने उन्हें नहीं खरीदना पसंद किया क्योंकि कवच चढ़ाना मौजूदा मानकों से कई पीढ़ियों पीछे था। कोई भी घटिया कवच वाला C1 संस्करण नहीं खरीदना चाहता था। सीजर ऑगस्टस को बनाने वाला एक बड़ा हिस्सा इसकी तलवार और ढाल था, जो इसके कवच के समान महंगी मिश्र धातुओं से बने थे। कवच में कटौती का मतलब न केवल C1 की रक्षा को कम करना है, बल्कि इसकी आक्रामक शक्ति को भी प्रभावित करना है। सौभाग्य से यह कोई ऐसी समस्या नहीं थी जिसके बारे में उसे आज चिंता करने की जरूरत थी। वेस ने आखिरी मिनट के परीक्षणों से पता चली शेष गड़बड़ियों को दूर करने के बाद नीरो को बिक्री के लिए रख दिया। C1 नीरो बेस मॉडल। सीजर ऑगस्टस C1 खरीद मूल्य 9,50,000 सोना 50% प्रीमियम कीमत 60,000 उज्ज्वल क्रेडिट नीरो के लिए 60,000 ब्राइट क्रेडिट चार्ज करना मॉडल के मूल्य को बढ़ा रहा था। इसने सीजर ऑगस्टस मॉडल में रुचि रखने वाले किसी भी खिलाड़ी को केवल प्रदर्शन में मामूली सुधार और मरम्मत लागत में मामूली कमी की पेशकश की। फिर भी यह देखते हुए कि उनकी पिछली मशीन काफी तेजी से बिक गई, वेस को उम्मीद थी कि उनके हस्तनिर्मित नीरो ने कम से कम उच्च लाभ प्रदान किया। वह अपने मॉडलों में किए गए काम में कुछ मान्यता देखना चाहता था। अब जब उसने नीरो को समाप्त कर लिया है, तो वेस को डिजाइनर के पास वापस जाना चाहिए और दूसरा संस्करण बनाना चाहिए। समस्या यह थी कि वे C1 के आंतरिक हिस्सों को सुधारने या उसके कवच को बदलने में कोई सफलता हासिल नहीं कर सका। यह कौशल और संसाधनों की कमी के कारण हुआ। मैं अपनी जरूरत की चीजें नहीं खरीद सकता। वेस ने आप भरी मूर्खतापूर्ण व्यवस्था। पगोडा चीज ने मुझे सीजर ऑगस्टस से पुरस्कृत क्यों किया? उसने यह देखने के लिए फिर से अपना स्टेटस चेक किया कि उसे अभी भी कितना काम पूरा करना है। स्थिति नाम वेस लार्किंसन पेशा नौसिखिया में एक डिजाइनर विशेषज्ञता
कोई नहीं डिजाइन बिंदु 175 गुण ताकत 0.7 निपुणता 0.7 धैर्य 0.6 बुद्धिमत्ता 1.2 रचनात्मकता 1 एकाग्रता 1 तंत्रिका योग्यता 1 कौशल विधानसभा 9 शिक्षा 3D प्रिंटर प्रवीणता आय असेंबलर प्रवीणता आय व्यापार शिक्षु कंप्यूटर विज्ञान अक्षम विद्युत अभियंत्रण 9 सीखिए अंकशास्त्र अक्षम यांत्रिकी अप्रेंटिस जूरी रिगिंग आय स्पीड ट्यूनिंग आय धातु कर्म शिक्षु भौतिक विज्ञान 9 सीखिए हल्के कवच अनुकूलन आय मूल्यांकन अयोग्यता में भी हरफन मौला। मैंने पर्याप्त मात्रा में कौशल हासिल कर लिया है, लेकिन मेरा ध्यान भटक गया है। वेस ने निष्कर्ष निकाला क्योंकि उन्होंने देखा कि वर्तमान में उनके पास कितने निम्न स्तरीय कौशल हैं। मुझे या तो अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को अपग्रेड करना पूरा कर लेना चाहिए या मीडियम वेट आर्मर ऑप्टिमाइजेशन आई चुन लेना चाहिए। जब मैं वास्तविक चीज बनाना शुरू कर दूं तो अपने असेंबली उपकौशल को बढ़ाने के लिए बाद में इंतजार करना पड़ सकता है। 10 मिनट तक उसके स्टेटस को घूरने के बाद भी कुछ नहीं बदला। आओ सिस्टम, मैं अपनी रस्सी के अंत पर हूँ। आपने पिछले कुछ समय से मुझे कोई मिशन नहीं भेजा है। मुझे काम करने के लिए कुछ क्यों नहीं देते? क्या आप मुझसे यह अपेक्षा करते हैं कि मैं अपने दादाजी से ऋण या कुछ और मांगूं? आपको एक नया मिशन मिला है। विवरण के लिए कृपया मिशन पृष्ठ देखें। हाँ। अंत में वेस ने मुस्कुराहट के साथ अपनी मुट्ठियां उठाते हुए जश्न मनाया। फिर वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और कंप्यूटर टर्मिनल की ओर झुक गया। तुम मेरे भगवान हो सिस्टम। वह सिस्टम और उसके समयबद्ध मिशनों की प्रशंसा करते रहे, उस समय को पूरी तरह से भूल गए जब उन्होंने हास्यास्पद मांगों वाले मिशन देने के लिए सिस्टम को कोसा था। उद्देश्य ट्यूटोरियल भाग 4 एक्स फैक्टर कठिनाई बी रैंक पूर्व आवश्यकताएं। पूरा ट्यूटोरियल भाग 3 विवरण। कुछ लोगों ने एक डिजाइनर के पेशे को आधुनिक प्रोमेथियस की विशेषता बताया है। क्या मेक पूरी तरह से मशीनें हैं या वे कुछ और हैं? कृपया एक प्रमुख एक्स फैक्टर के साथ एक मशीन डिजाइन करें जिसकी रैंकिंग कम से कम और अधिक हो। इनाम एक यादृच्छिक 60 वर्षीय मध्यम कवच उत्पादन लाइसेंस। कवच उत्पादन के लिए 200 टन कच्चा माल आरक्षित। पुरस्कारों ने वेस का ध्यान आकर्षित किया। उत्पादन लाइसेंस और बैग में कच्चे माल के कुछ कंटेनरों के साथ वेस को अपने वांछित CA1 संस्करण के निर्माण के लिए आवश्यक अन्य सामग्रियों को इकट्ठा करने में बहुत कम वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ा। यह मिशन उनकी भविष्य की योजना के लिए आवश्यक था। हाँ, वेस ने अपना सिर खुजलाया। एक्स फैक्टर क्या है? उपयोगकर्ता कृपया परिश्रम पूर्वक शोध करें और एक्स फैक्टर की पहेली का अपना उत्तर स्वयं बनाएं। कोई गलत उत्तर नहीं है, ठीक है? जो कुछ भी। वेस को लग रहा था कि यह समस्या किसी के अनुमान से कहीं ज्यादा बड़ी है।